करेंसी की वैल्यू या तो कम कर सकता है या ज्यादा। तो सीधी सी बात दोस्तों, फिक्स्ड में स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है डिवैल्यूएशन। इसका मतलब ये लो, दिस इज डिवैल्यूएशन, कि जब किसी देश की सरकार या केंद्र बैंक अपने देश की मुद्रा का मूल्य स्वयं क्या कर दे, कम। खत्म बात। मैंने कहा देखो, यहाँ तो बच्चों को डिवैल्यूएशन समझाते समझाते टीचर थक जाते हैं। यहाँ पे तो हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, डिवैल्यूएशन समझाते नहीं है, उन्हें अपने आप समझ में आता है कि अच्छा सर आपने तो कहा था कि फिक्स्ड में जब सरकार खुद या केंद्र बैंक खुद तय करे, तो जब केंद्र बैंक कम कर दे तो डिवैल्यूएशन, और बढ़ा दे तो डिवैल्यूएशन। जब यही मैकेनिज्म तंत्र अपने आप काम करे, बाजार की सेना के आधार पर डिमांड और सप्लाई पर मूल्यह्रास और अवमूल्यन। अब बच्चे शौकीन नहीं होते, नहीं तो अगर मैं ये वाला फ्लो चार्ट नहीं पढ़ाता, डायरेक्टली टॉपिक करवाता डिवैल्यूएशन, फिर ये लिखवाता, तो तुम्हारा समझने का नजरिया थोड़ा अलग होता। तुम फिर सोचते यार ऐसा क्यों कर रही है फलाना दिमाग का, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप अवमूल्यन को समझो। अब इसमें दो लफड़े और हैं, एक आंतरिक मूल्य, एक बाहरी मूल्य। बोलो जी, एक क्या है बाहरी मूल्य और एक आंतरिक मूल्य। इन दोनों लफड़ों को भी मैं समझा देता हूं अगले 40 सेकंड में। दोस्तों, बाहरी मूल्य मतलब देश के बाहर, देश के बाहर बाहरी मूल्य का मतलब होगा किसी दूसरे देश के मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष, किसी दूसरे देश के मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष। मतलब दोस्तों एग्जांपल है कि यदि $1 जो पहले ₹50 में था, अगर सरकार या केंद्र बैंक उसे अपने आप 50 से क्या घोषित कर दे, 70। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, सारे लोग ध्यान सुनना दोस्तों, जो हमारे देश की सरकार अपने आप खुद जो $50 चल रहा था, कहेगी भाई साहब आज से 70 है, राइट, दिस इज कॉल्ड मुद्रा का मूल्यह्रास। हाँ रुको 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 रुको, जब 50 से 70 अपने आप हो जाए तो मूल्यह्रास, और जब किया जाए तो अवमूल्यन। क्या बात है दोस्तों, बोलो समझ आया ना। अब मैंने कहा था क्यों होगा वो समझना दोस्तों, वो मैं बात बताऊंगा क्यों होगा, लेकिन कुछ और बात बताता हूं कि 50 से 70 यहाँ गवर्नमेंट खुद कर रही है। आंतरिक को बाहरी मूल्य पे हम वापस आते हैं, तो ये बाहरी का मतलब तो ये हो गया कि इंडियन रूपी और डॉलर के कंपैरिजन में रूपी की वैल्यू, मतलब देश के बाहर। आंतरिक मूल्य का मतलब है कि देश के अंदर 50 रुपए की वैल्यू कितनी थी और आज कितनी है, समझना। पहले आप 50 रुपए का नोट देश के अंदर लेके जाते थे और पूछते भाई साहब ये ग्लास कितने का है, वो कह रहा था 50 रुपए, तो आपने कहा ठीक है। आज आप अगर देखो ध्यान से 50 रुपए की वैल्यू कितने रुपए में आ गई, अगर ये 50 की वैल्यू 70 में देश के अंदर भी आ जाए, इसका मतलब आप जाओगे कहोगे भाई साहब ये ग्लास कितने का है, तो अब वो कहेगा 70, जो 50 का था, तुम कहोगे हाय रब्बा महंगाई आ गई। लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि अब मूल्य में आंतरिक मूल्य समान रहता है, मतलब देश के अंदर 50 रुपए की वैल्यू 70 की वैल्यू, दैट्स कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। बताओ ईमानदारी समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो फिर दिमाग में खलबली मच रही होगी कि सर कोई भी सरकार अपना अवमूल्यन क्यों करेगी, बोल रहा है मन में। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि भारत ने कुल 4 बार एवं 3 वर्षों में अवमूल्यन किया है। अगर हम बात करें अभी तक हमने कुल 4 बार और 3 वर्षों में अवमूल्यन किया है, 1949, 1966 एंड 1991 में 2 बार। ये लो दोस्तों, तो हमने टोटल 1991 में 2 बार और 1966 टोटल 4 बार और 3 वर्षों में डिवैल्यूएशन किया है। एक जना कह रहा है, नाम रखा उसने अपना फुकरे, और कह रहा है यस सर आपको देखते ही इकोनॉमिक्स खुद याद होने लगती है। देख रहे हैं दोस्तों कितना स्वाद ले रहा। तो क्या ये तो फैक्ट हुआ थोड़ा सा कि डिवैल्यूएशन हमारे देश में कब कब हुआ, और ये कॉन्सेप्ट हुआ कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है, इतना हो गया। अब आपके दिमाग में जो खलबली मच रही है उसको थोड़ा मिटाते हैं, और आपका दिमाग कह रहा है कि गुरुजी हमारा देश जो अवमूल्यन मतलब मुद्रा के अवमूल्यन जो है आखिर वो क्यों करती है, बोलो दिमाग में यही आ रहा है, या इसके परिणाम ये भी आ रहा होगा कि सर अगर अवमूल्यन करेगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा या उसके परिणाम क्या होंगे, मतलब अवमूल्यन करने के पीछे लॉजिक क्या होगा, या अगर अवमूल्यन होगा तो उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव कह लो, परिणाम कह लो, प्रभाव कह लो, रिजल्ट्स कह लो, सारी बातें आओ देखो समझा देते हैं अगले 1 मिनट में। दोस्तों ये हमारा हिंदुस्तान है, बहुत सुंदर सा हमारा देश है, कोई दिक्कत दोस्तों। ये एक विदेशी देश है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विदेशी देश, एक विदेशी देश है। दोस्तों हमने क्या करा, हमने इसको एक वस्तु एक्सपोर्ट करी, निर्यात करी, गौर से देखना सारे लोग, और ये वस्तु है ₹1,00,000 की। अब लगाना है आप सबको अपना दिमाग आज लगा लो तो जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आज नहीं लगाया तो पढ़ कर भी समझ में नहीं आएगा। ये देख लो कितनी अच्छी बात है। ये इंडिया है, एक देश को ₹1,00,000 की मशीन भेज रहा होता है, बोलो भाई जी $1 कितने का चल रहा है, अगर $1 50 का चल रहा है तो ये कंट्री हमें या ये मशीन कितने डॉलर की पड़ी, उसे $2,000 की मशीन पड़ी, कोई दिक्कत दोस्तों। अभी तक वो कंट्री $2,000 की मशीन, $2,000 की मशीन को खरीद रही थी, $2,000 की मशीन को खरीद रही थी, राइट, सही है। और अगर हमारी सरकार कर दे डिवैल्यूएशन, $1 को 50 से 70, तो दोस्तों सेम मशीन है, सेम कंट्री को जा रही, सेम प्राइस है। अब बताना दोस्तों, अब ये देश को ये मशीन कितने की पड़ेगी, लगभग $1,400। तो सीधी बात, नो बकवास, कि अगर हमारी सरकार अवमूल्यन करती है आरबीआई या केंद्र बैंक, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाल के समझा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को इज्जत करो थोड़ी, और महात्मा तुम्हारी इज्जत करेगा। दोस्तों $1 जो 50 से 70 था हो गया, करा गया, सॉरी हो नहीं गया, करा गया, शब्दों का बहुत बड़ा हेर फेर है, करा गया, फ्लेक्सिबल में हो गया 50 से 70। दोस्तों लुक एट दिस, इस देश को जो मशीन $2,000 की पड़ रही थी, वही मशीन कितने की पड़ेगी, तो ये देश क्या कहेगा, ये कहेगा भाई भारत एक काम करो यार, तुम्हारे पास जितनी मशीनें हो सभी भेज दो, जहाज है तो ठीक है, वरना जहाज भी हम भेज रहे हैं, उस पर लोड कर देना, बोलो सही बात है। तो क्या दोस्तों इस देश को ये मशीन सस्ती पड़ रही है, क्या डिवैल्यूएशन से भारत के निर्यात सस्ते होंगे, तो इसका मतलब है उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाना, या निर्यातों में वृद्धि। अब देखो भाषा है, तो अगर पूछा जाए उद्देश्य क्या है तो निर्यातों में वृद्धि करना, और पूछा परिणाम क्या होगा तो निर्यात बढ़ेंगे, बात तो एक ही समझ गया। चलो दूसरा आ जाओ बेटा, दूसरा एग्जांपल देखो सारे लोग। अब ये दूसरा देश है, ये एक दूसरा विदेशी देश है, कोई दिक्कत दोस्तों, ये दूसरा विदेशी देश है, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, ये दूसरा विदेशी देश है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, अपन अब इस देश से क्या कर रहे हैं, आयात, एवरीवन अपन इस देश से क्या कर रहे हैं, आयात, अपन इस देश से करेंगे आयात। दोस्तों हमने करा आयात, दैट इज इंपोर्ट, कोई दिक्कत आपको। और दोस्तों मान लो भारत इस देश से इंपोर्ट कर रहा है $5,000 की मशीन, यहाँ देखो बिना टाइम वेस्ट करे $1 50 है, तो हम लोग इनको कितने रुपए भेजेंगे,
मतलब हमारे इंडिया में इस बंदे को 2.5 लाख की मशीन पड़ रही थी। ऑनलाइन सारे लोग समझ रहे हैं कि दोस्तों हमने एक मशीन पहले बेचते थे $5,000 की और $1 से 50 चल रहा था, तो हमारे देश का एक बंदा 2.5 लाख रुपए दे रहा था, मशीन को ले रहा था, फिर उस मशीन को यहाँ 270, 280, 3 लाख तक बेचकर मस्त अपने बाल बच्चों को पाल रहा था। बोलो जी यस। लेकिन हमारी सरकार ने क्या कर दिया, 50 से 70 कर दिया अवमूल्यन। क्या कर दिया, अवमूल्यन। अब सेम मशीन को इंडिया का जो इंपोर्टर है वो इंपोर्ट करने के लिए 3.5 लाख रुपए देगा, 70 के हिसाब से 3.5 लाख। तो भाई साहब हमारा देश, हमारे देश के बंदे को यार जो मशीन अवमूल्यन से पहले 2.5 लाख की पड़ रही थी, क्या अवमूल्यन के बाद आयात महंगे होंगे? दोस्तों परिणाम की बात करी जाए तो आयात महंगे होंगे, और उद्देश्य की बात करी जाए तो क्या उद्देश्य है कि आयातों में कमी। बताओ दोस्तों क्या बात समझ पाया नहीं? क्या आयातों में कमी आएगी? तो दोस्तों अब मूल्यन से देखना, एवरीवन लास्ट में है, अब मूल्यन से निर्यात बढ़ रहे हैं और आयात कम हो रहे हैं। बस इतना बता दो देश के लिए अच्छा या बुरा। निर्यात बढ़ रहे हैं, आयात कम हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या दोस्तों? रुक जाओ, नहीं, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि आप सोच रहे हो कि गुरुजी ये भुगतान संतुलन क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो मैं भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा अभी आज के दिन। अब भुगतान संतुलन फिलहाल 2 वर्ड में याद रखो। भुगतान संतुलन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, फिलहाल एक ही लाइन में अभी के लिए, बस 2-4-5 मिनट के लिए, फिर हम नए चैप्टर में आ रहे हैं। तो ये भुगतान संतुलन हमारा लास्ट चैप्टर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो फिर इसके बाद हम थोड़ी सी माइक्रो पढ़ेंगे 1-2 दिन और फिर क्लास खत्म कर देंगे कल और परसों। और कमाल ये सुना। तो अगर हम बात करें दोस्तों जो भुगतान संतुलन, 2 बातें याद रखनी है अगले 4-5 मिनट के लिए, फिर भुगतान संतुलन के पूरे पिटारे का ज्ञान में खोलूंगा। तो फिलहाल भुगतान संतुलन आयात और निर्यात से संबंधित होता है, और आप मुझे बताना कि भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए, तो अपने आप बताओ अच्छा कब होगा हमारे देश में कि जब निर्यात ज्यादा हो और आयात कम। क्या अवमूल्यन से निर्यात बढ़ रहे हैं, क्या आयात कम हो रहे हैं? दोस्तों क्या भुगतान संतुलन अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है? एंड नंबर 4, आयात विस्थापन के लिए एक नया शब्द है, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी में थोड़ा सा ज्यादा समझ में जाता है, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं आयात विस्थापन या आयात स्थानापन्न या आयात प्रतिस्थापन, कई सारे नाम हो सकते हैं इसके, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है वो मैं समझा दूंगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आयात विस्थापन का मतलब होता है, एवरीवन ऑन द बोर्ड, आयात विस्थापन का मतलब होता है जिस चीज को अपन विदेश से आयात कर रहे हैं, चूंकि एवरीवन ऑन द बोर्ड अब मूल्यन 50 से 70 करने पर क्या हमारा आयात 2.5 लाख की जगह 3 लाख का हो गया? दोस्तों मैं एक मशीन 2.5 लाख रुपए की मंगाता था और 2-2.5 लाख 3 लाख में बेच देता था, लेकिन दोस्तों अब हमारे देश में डिवैल्यूएशन हो गया, आयात महंगे हो गए, तो क्या हमारे देश के बंदे आयात करते रहेंगे? तो कुछ बंदे जो हैं वो सोचेंगे कि यार जिन चीजों को हम आयात करते हैं उसे अपने देश में ही क्या करें, प्रोड्यूस कर लें। तो इसी को बोलते हैं आयात करने वाली चीजों का देश में विस्थापन। इसका मतलब जिन चीजों को आयात करते हैं उनको देश में बनाना, उत्पादन करना, क्या अच्छा या बुरा है? ये रहा मुद्रा का मूल्यन। मुझे लगा कॉन्सेप्ट सीख गए। और अगर आपसे बात करी जाए कि मुद्रा का मूल्यन समझ में आ गया, फिर से देखो मुद्रा के मूल्यन में भी 50 से 70 और मूल्यह्रास में भी 50 से 70, दोनों में इंडियन रुपये की वैल्यू कम है, लेकिन दोस्तों एक में कम की जा रही है, एक में कम हो रही है। और देखना एक में एक्सपोर्ट कम की जा रही है जिससे, देखना कितनी बढ़िया बात निकलेगी, एक्सपोर्ट कम की जा रही है जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित होते हैं, और एक कम हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए बहुत अच्छे से। और दोस्तों $1 50 से 70, $1 50 से 70, तो इसे कहा मूल्यह्रास। अब देखो दोस्तों अब मूल्यन कर दिया जाए। एक कोई गधा है अनुपम कुमार, कह रहा है सर रिवैल्यूएशन क्या होता? अब ईमानदारी से बताइए, क्या मैं इस गधे को या यहाँ उपस्थित कुछ गधे हैं क्या इन्हें रिवैल्यूएशन पढ़ाऊं या अपने आप समझ गए? लो दोस्तों हो गया, और उसका प्रभाव भी समझ गए। जो रिवैल्यूएशन में पढ़ा इसका पूरा उल्टा कर दो, दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एक गधा कह रहा दोस्तों ये रिवैल्यूएशन क्या होता है? भाई पहले डिवैल्यूएशन पूरा हुआ नहीं था, पहले ठोक दिया रिवैल्यूएशन क्या होता है। अबे ना तुझे डिवैल्यूएशन आया ना रिवैल्यूएशन तो आएगा ही नहीं। भाई पढ़ने पढ़ाने के भी तरीके होते हैं दोस्तों, अगर हम उन तरीकों के खिलाफ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आएगी। अगर आप लोग ज्यादा चुलचुला के पढ़ रहे तो बेटा, और अगर दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स को मॉक करते हैं, बार-बार मॉक करते हैं, क्या इसको ये आता है या नहीं आता, ऐसे कई बार होते हैं बच्चे से मॉक करते हैं, बेटा याद रखना उनका भविष्य काला होता है, काला घनघोर अंधेरा दोस्तों, पूरा काला, याद रखना। बोलो जी यस। क्योंकि यार हम तो उस देश के निवासी हैं जहाँ कहते हैं गुरु ब्रह्मा दो उखाड़े कागे लागे पांव बलहारी आप ही जरा दियो बताए, जो भी हो दोस्तों, मतलब हम तो उस देश के निवासी हैं जहाँ गुरु और गोविंद भगवान और गुरु में पूछा जाता है कि भैया दोनों करें किसका पैर छुएं, भगवान के छुएं गुरु के छुएं। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बच्चे ऐसे मॉक करने वाले होते हैं या टीचर पढ़ा रहा उसका दिमाग लग रहा है कि यार हम इसको कैसे काटें कैसे करें, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आंखें बंद करके कि उसका भगवान मतलब जो भविष्य पूरा करिया हो जाएगा दोस्तों, और ऐसा करिया हो जाएगा कि वो जिंदगी में उसे ना दाएं दिखेगा ना बाएं, सोचेगा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इसलिए भाई ईमानदारी से पढ़ाई करो, बड़ा मौज लो, बहुत बढ़िया। मैंने इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ाई है, विद्या माता कसम। एक होता है काम करने के बाद तुम्हें खुद एहसास होता है कि काम कैसा करा है। जैसे तुम लोग जब सब्जी बनाते होगे, कभी कभार कुछ स्पेशल कोई आता जाता होगा तो स्पेशल बनाते होगे तो इंतजार करते होगे कि जब तक वो चखे ना सामने वाला और बताए ना कैसी बनी है, जब तक दोस्तों ऐसे बैठे रहते हैं और वो खाए जल्दी से बताए, ऐसे बैठे रहते हैं। ऐसे दोस्तों मैंने तुम्हें खाना बना के पेश किया है दोस्तों, और आपको साइमल्टेनियसली इसका स्वाद दे रहा हूं। बोलो यस। और आपके एक्सप्रेशंस आपके आंसर्स दोस्तों मेरे लिए क्या है, जवाब है दोस्तों। दैट्स इट। क्या रिवैल्यूएशन समझ में आया? तो दोस्तों ये वाला जो है यहां तक तो आपने लिख लिया ना, राइट। आधा पन्ना इसके लिए छोड़ दो और आधा पन्ना इसके लिए छोड़ दो, मतलब टोटल 1 पेज पूरा छोड़ दो और अपने घर पे लिखना बैठ के, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको लिखवाऊं, इसलिए आप घर पे लिखना। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं, चलिए बहुत जल्दी बोलो। नहीं सुनाई दे रहा मुझे क्या कह रहे हैं, तो जाओ WTO तो सुनाई देता, आगे क्या है? एक मिनट, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख लो भुगतान संतुलन, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन ब्रैकेट में बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बोलो बेटा क्या कह रहे थे? ये उल्लू हो गया। ये कह रहा है दोस्तों कि डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कम ज्यादा हो गए, कह रहा है तो एक तरीके से टैरिफ लगाना हो गया। क्या बताओ, अवमूल्यन और टैरिफ में क्या टैरिफ लगाना हो गया क्या?
आसपास भी है क्या? बॉर्नविटा ज्यादा पी लिया क्या तुमने? इतना भी नहीं पीना था यार भाई। टैरिफ एक अलग चीज होती है। टैरिफ से देखो, जैसे एक प्रकार से टैरिफ से आयात निर्यात प्रभावित होता है, आयात निर्यात प्रभावित, सेम इसी तरह से हम तुम्हारी बात समझ पाए कि अवमूल्यन से भी आयात निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। सही है, सही है। तो टैरिफ जब सरकार कोई भी ज्यादा लगाएगी कम लगाएगी जिससे आयात निर्यात दूषित होंगे, दूषित दूषित, तब डब्ल्यूटीओ इंटरफेयर करेगा, राइट। लेकिन अवमूल्यन का डिसीजन तो सरकार का है ना। अगर किसी देश में, चाइना है जैसे, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है, फिर से यहाँ पे आओ, चाइना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है, तो क्या चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू खुद कम कर सकता है या ज्यादा? उससे चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होंगे। इसमें डब्ल्यूटीओ का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ इज नॉट देयर टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, डब्ल्यूटीओ इज देयर टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। यू गॉट द पॉइंट? पक्का? चलो शाबाश। मुद्रा नहीं, भुगतान संतुलन, पहले 1-2 मिनट मुझे समझो और फिर लिखना। केजीएस यूजर कह रहा सर जी आपके पढ़ाने का दीवाना हो गए हैं, और हम सर पहले मुझे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता था। मौज लो बेटा, मौज लो दोस्तों, हैं? एक जना विकास कुमार कह रहा सर आप क्या पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं सीधा दिल में बच जाता है। अबे गधे विकास, दिल में मत बसा, दिमाग में बसा। दिल में बसाने के लिए किसी और की जगह रख, हैं? नहीं हो जाएगा भाई, तू मुझे दिल में बसा के क्या कर रहा है यार? तू सिर्फ दिमाग में बसा ले मुझे, ये मेरे सब्जेक्ट को मुझे भी नहीं, दिल में यार किसी और की जगह रख भाई ना। कोई नहीं, भावनाओं में बह गया थोड़ा सा, रख यार, हैं? चलिए दोस्तों, हम आखिरी चैप्टर कर रहे हैं, फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लेंगे थोड़ा सा कल और परसों में। पहले आप मुझे 5 मिनट सुन लें और फिर आप उसको लिखें। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। देखो दोस्तों, मैं हूं इंडिया। कौन हूं मैं? तुम सोचते हो कि कभी आरबीआई बनता, कभी इंडिया बनता, कभी आईएमएफ बन जाता, कभी कुछ बन जाता, अभी मैं इंडिया हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लो मैं हूं इंडिया और आप सभी अलग अलग देश हैं, सही है। जैसे दोस्तों ये है नाइजीरिया, बोलो क्लियर। ये अफगानिस्तान, बोलो यस। ये हो गया युगांडा। जब मैं इस तरह आ रहा सोचा तो मुझे क्या बनाएगा याद में, राइट। और ये हो गया रवांडा। बोलो क्लियर है? ये तो श्रीलंका पहले से ही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मैं हो गया इंडिया और आप सब हो गए अलग अलग देश पूरे वर्ल्ड के, सही है। अब दोस्तों कुछ ना कुछ मैं आपको भेजता हूं, कुछ ना कुछ आप मुझे भेजते हो, कहीं ना कहीं मैं एक्सपोर्ट करता हूं, कहीं ना कहीं मैं इंपोर्ट करता हूं, और दोस्तों कहीं ना कहीं किसी देश को मैं पेमेंट करता हूं, कहीं ना कहीं किसी देश से प्राप्तियां, रेवेन्यू, रिसीप्ट्स आती हैं, पैसा जाता है, डॉलर जाता है, डॉलर आता है। किसी ना किसी देश की कंपनियां हमारे देश में निवेश करती हैं, हमारे देश की कंपनियां आपके देशों में निवेश करती हैं, हम आपके देशों से ऋण लेते हैं, आप हमसे ऋण लेते हैं। इन सारी चीजों को जब हम सुव्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, आर्थिक लेन देन बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के बीच, मतलब एक देश एवं शेष विश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देनों का, किसका जो मैंने एग्जांपल दिए थे, इनके सुव्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करना एक वित्तीय वर्ष के अंदर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोलो जय हो। कॉन्सेप्ट सीख गए? लिखो दोस्तों, ये स्टाइल है हमारा दोस्तों। बोलो जी, सही है। एक देश, अफगानिस्तान सही जम नहीं रहा क्या? एक देश, कोई बात, इनका तो मैंने कहने दो क्या मतलब है। हाँ हो गया, ऐसे तुम्हें चैन मिल गया ना। एक देश एवं, मतलब एक देश एवं शेष विश्व के बीच, मतलब ये समझ में नहीं आता ऐसे लड़कियां लड़कों से, लड़के लड़कियों पे कमेंट करके क्या मिलता भाई, चुल मिल जाती है तुम लोगों की, समझ में नहीं आता है। अरे जैसे कल एक लड़की थी, वो बता रही है सर ऐसा ऐसा हो रहा कि लाइक जा रहे थे रास्ते में, तो पीछे से लड़के ने आके कमर पकड़ ली रास्ते में। मैंने मन में डोपामाइन ज्यादा हो गया उसका दोस्तों, फिर उसने हाथ पकड़ लिया, तो फिर उसने देखो कितनी अच्छी बात करी, उसने कितनी अच्छी बात करी, बातों मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा सर देखो हम लड़की हैं, और जो लड़के हैं वो कमेंट भी मारते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कहते रहते हैं, और तो इन सब चीजों को तो हम इग्नोर कर देते हैं। सर क्या करें, भगवान लड़की बनाए तो इतना करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि किसी ने हाथी पकड़ लिया, कमर पकड़ ली, तो फिर बात देखो, बात को नहीं हाथों कमर, बात दूसरे सेंटेंस के पर फोकस करो कि कितनी अच्छी बात उसने करी कि कमेंट मारते रहते क्या ही करें। लेकिन दोस्तों वैसे तो बॉयज को ऐसा करना नहीं चाहिए, और बाकी कर रहे हैं तो ये तो आप लोग चिंता भी नहीं करो कि जो गलत करेगा उसको परिणाम, अगर किसी ने कभी भी जीवन में गलत किया इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें शामिल हूं, तो दोस्तों ऊपर लिख गया सब, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा और उसका इंतजार तुम करोगे। जब अच्छा करोगे उसका रिजल्ट जल्दी मिले या देर में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दिस इज माय ओन व्यूज। अगर तुम बुरा करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, और जब मिलता है तो तुम्हारे कानों में आवाज भी आती है कि देखो बेटा ये उसका रिजल्ट है। इसलिए वो तुम्हें पाकिस्तान कह रहा तुम शांत रहो इस समय पर, ऐसा करना चाहिए। ऐसा मेरी छोटे भाई बहन होती तो मैं ऐसे सिखाता कि वो कह रहा उसको तो लिख गया ऊपर, अब तुम बस इंतजार करो उसकी बर्बादी का। बोलो सही है कि नहीं? उसे पाकिस्तान कह के तुम भी मत लिखवाओ अपने खाते में कुछ, क्या बात समझ में आएगी नहीं? अब बेचारा उसका काला हुआ था अंधकार, तुमने गोरा कर दिया। अब बताओ दोस्तों, इसलिए क्या ही करना यार, तुम लोग वॉइस भी थोड़ा इतनी चुल मच रही है तो पापा से कह दो ब्लॉक कर दो हमारा। बोलो यस, प्यारा सर भाई तो नहीं कर रहे, राइट? ठीक है दोस्तों, एक विश्व एवं शेष विश्व के बीच एक वित्तीय वर्ष में, एक देश एवं शेष विश्व के बीच एक वित्तीय वर्ष में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित तरीके से बनाना भुगतान संतुलन कहलाता है। ईमानदारी से बताइए क्या भुगतान संतुलन समझ आया है? नहीं? एक लाइन में ही आ गया। अब दोस्तों दूसरा मेरा इसी में अपने मुंडी नीचे झुका कर रखो और दूसरा मुझे पॉइंट लिखो और मुझे जल्दी से बताओ, थोड़ी मुंडी ऊपर कर लो और मुझे सुन लो। दोस्तों मैंने कहा रिकॉर्डिंग करना। अच्छा कितना आया? इतना। कितना गया? इतना। कितना विदेशी निवेश आया? इतना। कितना बोरो किया? इतना। कितना लोन दिया? इतना। दोस्तों दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब ये बताइए कि हमारे देश में क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को कोई ना कोई तो बनाता होगा भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड को आरबीआई द्वारा
आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। बताओ दोस्तों, क्या ये लाइन सबको समझ डाइजेस्ट हो गई कि भारत में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, कितना विदेशी निवेश आया और कितना गया, कितना लोन लिया कितना लोन दिया, ये सबके रिकॉर्ड कौन रखता है? आप दोस्तों ध्यान सुनना, एक लाइन पे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे इंडिया अपना बीओपी का रिकॉर्ड बना रहा, ऐसे ही रवांडा भी बनाएगा, युगांडा भी बनाएगा, अफगानिस्तान भी बनाएगा, नाइजीरिया भी बनाएगी, जापान भी बनाएगा, श्रीलंका भी बनाएगा, यूएस भी बनाएगा, यूके भी बनाएगा। सारे लोग अपने अपने रिकॉर्ड बनाएंगे। दूसरी लाइन समझिए, द एक्सपोर्ट फॉर इंडिया इज द इंपोर्ट फॉर यूएस। जब इंडिया जिस चीज को एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया लिखेगी कि मैंने 1000 एसी को एक्सपोर्ट किया, सेम एसी यूएस ने इंपोर्ट किए, तो यूएस अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखेगा कि इतने एसी का भारत से आयात किया, बोलो लिखेगा। तो मतलब हर देश बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाएगा और अंतिम रूप से हर देश की जिम्मेदारी है कि भुगतान संतुलन का जो रिकॉर्ड है वो उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ को भेज दें। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर सुपरविजन कौन रखता है? आईएमएफ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड को आईएमएफ द्वारा बनाया जाता है या आईएमएफ द्वारा रखरखाव किया जाता है, रखरखाव किया जाता है, रखरखाव किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बीच में, बिल्कुल जगह होनी चाहिए। भुगतान संतुलन के घटक, भुगतान संतुलन के घटक, भुगतान संतुलन के घटक। इंग्लिश में लिखिए आप लोग, इंग्लिश में लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब इतनी देर से मैं कही जा रहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करेगा? आरबीआई। एवरीवन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न दूसरा आना चाहिए कि गुरुजी एक बात जल्दी से ये भी बता दो कि आरबीआई मेंटेन करेगा तो क्या करेगा और कहां पे करेगा? ये तो क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई ना कोई तो जगह होगी कि भाई कितना आया कितना गया, कहां रिकॉर्ड किया। तो आरबीआई के पास बीओपी, शॉर्ट को बोलता हूं मैं बीओपी, तो आरबीआई के पास बीओपी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ घटक हैं, और वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3। नंबर 1 करंट अकाउंट, नंबर 1 करंट अकाउंट, चालू खाता, या आप लिख सकते हैं लेखा, खाता या लेखा, करंट अकाउंट। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दिस इज पूंजी खाता या कह लो लेखा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, दिस इज कॉल्ड औपचारिक, औपचारिक आरक्षित अकाउंट, खाता, खाता। तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली सवाल आएगा तुम्हारे स्टैंडर्ड में। पहला सवाल इस बोर्ड पे लिखा है, भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कितने प्रकार के खाते होते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर करंट अकाउंट क्या है और इसके अंदर क्या क्या आता है, और कैपिटल अकाउंट क्या है और क्या क्या आता है। तो आप अलग से बीच में हेडिंग लिखिए करंट अकाउंट, उसमें खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, अलग से लिखेंगे करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में चालू खाता। मैं यहीं पर खिचड़ी पकाऊंगा दोस्तों। तो करंट अकाउंट, ब्रैकेट में चालू खाता। मेरे प्यारे साथियों, आखिर ये चालू खाते में क्या क्या शामिल होगा, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो आइए इसकी बात करते हैं और मुझे सुनकर देखकर लिखते रहिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे सभी वस्तुओं, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात, सभी वस्तुओं के आयात एवं निर्यात। ब्रैकेट में लिखेंगे दृश्य मदें। क्या वस्तुएं दृश्य होती हैं? दैट इज विजिबल आइटम्स। दृश्य मदें बोले तो विजिबल आइटम्स, दृश्य मदें, विजिबल आइटम्स, दृश्य मदें। तो सभी के सभी जितने भी दृश्य मदें हैं, वस्तुओं के आयात निर्यात हैं, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। मतलब समझना, बैलेंस आरबीआई के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करंट अकाउंट है, एक तो करंट अकाउंट हमने बैंक में पढ़ा था दोस्तों, ये आरबीआई का है। हाँ, एक लाइन और आ गई दिमाग में, समझना। आपको बैंक के अकाउंट तो पता थे आज तक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, 4 प्रकार के थे। हमने आरबीआई के बारे में सिस्टमैटिकली सब पढ़ लिया। इन्फ्लेशन के चैप्टर में हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, साख या ऋण का नियंत्रण, देश में मनी सप्लाई ज्यादा या कम। फिर हमने दोस्तों आरबीआई स्पेसिफिकली बैंकिंग में पढ़ा, पूरा आरबीआई बोलो यस। अब हम आरबीआई को दोस्तों यहाँ पढ़ रहे हैं, और आरबीआई को इनडायरेक्टली क्या पढ़ रहे हैं कि आरबीआई के कौन कौन से अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक तो है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये भी ज्ञान दे रहा है कि आरबीआई के अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने देखा आरबीआई का एक है करंट अकाउंट। तो दूसरा सवाल आता है कि गुरुजी ये करंट अकाउंट में क्या होता है, तो हमने कहा जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, किसका, वस्तुओं का, जो दृश्य मदें वो सब यहाँ पे लिखी जाती हैं। बोलो समझ गए? आप समझ गए होंगे आज कितनी बढ़िया बात सिखा रहे। थोड़ा किताब कॉपी से निकल के बाहर चलो, थोड़ा ब्रॉड सोचो कि वाह सर ने क्या सिखाया है, कि भारत ने जितनी भी चीजों का, ये गुड्स का एक्सपोर्ट किया, पंखा, एसी, शर्ट, माइक, मार्कर, बोर्ड, कैमरा, इनका जितना भी अपन ने एक्सपोर्ट किया, या ये सब चीजें जितनी भी इंपोर्ट करी, सारे रिकॉर्ड किसके पास है? आरबीआई के पास। कहां है? करंट अकाउंट। बताओ दोस्तों, आनंद आया कि नहीं? नंबर 2, सभी सेवाओं का आयात एवं निर्यात, सभी सेवाओं का आयात एवं निर्यात। क्या समझ आया या नहीं? जल्दी बताइए, क्या सेवाएं आदर्श होती हैं? तो यहां पे लिखिए आदर्श मदें, आदर्श मदें, हिंदी में इनविजिबल आइटम्स। दोस्तों यहां पर मैं कहीं समझाना चाहूंगा, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं जैसे बैंकिंग, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं शिपिंग, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं इंश्योरेंस, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं टेलीकॉम एटसेट्रा। बताओ दोस्तों कितने बच्चे समझ पाइए क्या लिखा? सेवाएं, सेवाएं बोलो जैसे। इंडिया की एक बैंक ने कहां ब्रांच खोली? विदेश में। विदेश की बैंक ने कहां खोली? इंडिया में। इंडिया की एक शिपिंग कंपनी है, जहाज, वो कंटेनर लोड करके कहां ले गई? दूसरे देश में। दूसरे देश की टेलीकॉम कंपनी कहां आई? इंडिया में। इंडिया की टेलीकॉम कंपनी विदेश, बीएसएनएल कहां गई? विदेश में। तो ये सारी चीजों के रिकॉर्ड कौन रखता है? आरबीआई। कहां रखता है? करंट अकाउंट में। आ रहा है आनंद? तीसरा, तीसरा फैक्टर इनकम, साधन आय, फैक्टर इनकम, साधन आय। जल्दी से मुझे एग्जांपल बता दो, बहुत अच्छा लगेगा। ओहो ओहो ओहो, वेरी लवली, जल्दी बताइए।
किराया, क्या बात है दोस्तों, शाबाश। किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या याद है आप लोगों को? अब आप मुझे थोड़ा कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, और आप भी कहेंगे वाह सर क्या बात बताई दोस्तों। कनेक्ट करें। मैंने आपको एनएफआईए पढ़ाया था। जैसे मैंने एनएफआईए लिखा कि जो मेरी क्लास के वो स्टूडेंट हैं जिनने इकोनॉमी का सम्मान किया है और सिलेक्शन उनका सम्मान करेगा, उनके दिमाग में तुरंत आया होगा अच्छा जी, इंडिया की कंपनियां लोगों द्वारा विदेश से जितना भी फैक्टर इनकम आया और इंडिया से जितना भी विदेशी लोग फैक्टर इनकम ले गए, इनके बीच का अंतर कहलाता है एनएफआईए। पढ़ाया था। और आपने एक फॉर्मूला भी याद है कि घरेलू में एनएफआईए को जोड़ दो तो बन जाता है राष्ट्र। याद है? याद है दोस्तों? उस क्लास में देखो, टीचिंग इज अ वेरी सिस्टमैटिक आइटम, सिस्टमैटिक थिंग, मतलब एक बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों। टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है। तो आप देखेंगे तो एनएफआईए जितना उस दिन पढ़ाना था बस उस दिन उतना ही पढ़ाया कि एनएफआईए कैसे निकला और एनएफआईए का यूज क्या है। घरेलू में एनएफआईए जोड़ो तो बन जाएगा राष्ट्र। आज मैंने एक कदम आगे बढ़कर उस कॉन्सेप्ट में बची बचाई चीजें खत्म करी, और वो कैसे खत्म करी एवरीवन अगले 5 सेकंड सुनना कि भैया कितना फैक्टर इनकम विदेश से आया और कितना फैक्टर इनकम गया, इसके रिकॉर्ड्स कहां मिलेंगे? आरबीआई के बीओपी के करंट अकाउंट में। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नंबर 4। भाई साहब पढ़ाई को मौज में लोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, नहीं तो हमारी सोच लो यार, तुम हमारी सोच लो। अगर तुम्हें पढ़ना बुरा लगता है तो तुम हमारी सोच लो दोस्तों। इस उम्र में पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और पढ़ाई के अलावा सारे काम अच्छे लगते। तो मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलूंगा, हृदय परिवर्तन हो सकता है शायद तुम्हारा, और नहीं हुआ तो भाई साहब मैं क्या ही कर लूं। देखना एक सेंटेंस हृदय परिवर्तन कर सकता है। अगर तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती या पढ़ाई से भाग रहे तो आप दोस्तों आंखें बंद करना और डॉक्टर भरत के बारे में सोचना कि फिर इसका जीवन कितना बर्बाद है, इसे तो बुढ़ापे तक पढ़ना है और रोज पढ़ाना है। दोस्तों फिर तो मेरी जिंदगी डैश है। इसका मतलब डैश को अपने अनुसार फुलफिल करें दोस्तों। बताओ दोस्तों, फिर तो मेरी जिंदगी डैश ही है इसका मतलब। और मुझे तो लगता है पढ़ाई सबसे सुंदर काम है। जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो मेरी मम्मी, कभी मेरी बीबी मुझे बार बार कभी दूध, कभी जूस, कभी टेबल पे खाना देकर जाती हैं। जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो सारी सेवाएं अपने आप हो जाती हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पिताजी आपको ऑटोमेटिकली पैसा देते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मम्मी पहले से आपके बिस्तर बना के रख देती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने आप बैठे बैठे खाना मिल जाता है। बताइए दोस्तों, इस यूनिवर्स का मुझे लगता है सबसे सरल काम, किताब खोलो और पढ़ो। और जिस काम से आज तुम भाग रहे, जब सिलेक्शन हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन फिर याद करोगे यार कहां फंस गया, इससे अच्छा तो वही था जब मैं पढ़ता था। क्योंकि दोस्तों वास्तव में अभी ऐसा लग रहा तुम्हें, लेकिन मैं बता रहा ऐसा ही फील होगा, क्योंकि सबसे सरल काम वही है जीवन का जो आज तुम कर रहे। और सबसे बड़ी बात, हम अच्छे कामों को छोड़कर हमेशा बुरे कामों की ओर जाते हैं। और जो आप जहां जाना चाहते बाद में जरूर सोचोगे यार पहले सही था। आज बस पैसा तो मिल रहा है लेकिन आराम पहले ही था भाई साहब। बोलो जी सर। क्योंकि देखो रोज सवेरे हम आराम छोड़कर आराम को कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। इससे बड़ा बेवकूफपन क्या चाहिए जीवन में दोस्तों? नहीं समझ पाए तो हमारा सेंटेंस कि रोज सवेरे आराम को कमाने के लिए आराम छोड़कर घर के बाहर निकलते हैं। बोलो जी सर। तो बताइए जिंदगी तो बर्बाद है लोगों की। इसलिए बेटा अभी तुम्हारा आराम का समय चल रहा है, इसलिए अभी तुम्हारा वो वाला हमारा जोन आएगा कि जहां तुम्हें लगेगा कि यार कुछ तो आराम मिल जाए। इसलिए बेटा इस समय को एंजॉय करो और भगवान को थैंकफुल करो कि तुम्हें ये अच्छा जीवन मिला है। अभी तुम नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। तुम लोग कहां? नर्क में। अभी स्वर्ग है तुम्हारा, लेकिन बात तो यही है ना कि अपना स्वर्ग और दूसरे का नर्क। वो स्वर्ग दिखता है और अपना स्वर्ग नर्क लगता है दोस्तों। बोलो जी इसलिए आप बहुत सही जगह पर है भाई साहब। अब बताओ सिलेक्शन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मतलब नर्क चाहते हो दोस्तों? कह रहे ऐसी तैसी आ गया, नर्क हो जाए कुछ हो जाएंगे। लेकिन हम नेक्स्ट दोस्तों लास्ट लास्ट यूनिलेटरल पेमेंट, दिस इज कॉल्ड हस्तांतरित भुगतान। तो आराम कमाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। कमाने दोस्तों यूनिलेटरल पेमेंट हिंदी बोलते हैं हस्तांतरित भुगतान। देखो जरा ध्यान से सुनना हमेशा के लिए। हस्तांतरित भुगतान का मतलब बस इतना याद रखो, एक तरफा भुगतान, बस बात खत्म। दिस इज कॉल्ड हस्तांतरित भुगतान, एक तरफा भुगतान। बताओ दोस्तों थोड़ी बहुत बात समझ पाए? जो एक कंट्री से गाड़ी रेडी करवा दो भाई मेरी, मैं निकलूंगा तुरंत। दोस्तों जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है लेकिन वापस नहीं, जो किसी कंट्री से हमारे देश में आता है लेकिन वापस नहीं जाता है। बोलो समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल लिख लो दोस्तों, उपहार मतलब गिफ्ट है, दान एवं अनुदान। दान और अनुदान समझते हैं? अनुदान का मतलब ग्रांट्स, अनुदान का मतलब ग्रांट्स एंड दान का मतलब डोनेशन। दोस्तों जैसे इंडिया में अभी भी पुतिन साहब आए थे, मान लो मोदी जी की खातिरदारी से पुतिन साहब हो जाए खुश, और पुतिन साहब कहें हमने पटना सुना है, पटना में एक खान ग्लोबल स्टडीज है वहां जाना है हमें, और मान लो पुतिन साहब कहें मोदी जी कहें चलो चलें, तो पुतिन साहब कहें लेकिन हम जाएंगे रोड से, रोड से। और पुतिन साहब आए रोड से, मान लो रोड अच्छी नहीं दिखी, तो पुतिन साहब ने कहा मोदी जी एक काम करते हैं, तुम्हें इतने लाख करोड़ की ग्रांट्स देते हैं अनुदान, और आप दिल्ली से पटना तक की एक शानदार 10 लेन का एक्सप्रेस वे बनाओ। तो दोस्तों बताइए क्या ये एक तरफा भुगतान है या नहीं? कभी क्या मोदी जी अब रशिया जाएंगे पुतिन से मिलने तो क्या पुतिन को भी रोड देंगे क्या? ऐसा नहीं है, दैट इज यूनिलेटरल पेमेंट। तो ऐसे दोस्तों सारे भुगतान जो एक देश से दूसरे देश में होते हैं, जिनके बदले या तो आता है जाता नहीं है या जाता है तो आता नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड्स भुगतान संतुलन के चालू खाता में होते हैं। बात समझ गए? अब आगे की बात करते हैं। आज ही जाकर आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल क्या मिलेगा इस सेक्शन से? आपको पता है कि डॉक्टर भरत वही पढ़ाता है जो पेपर में आता है, तो आपको सवाल मिलेगा क्या? अभी कभी सीख लें। सवाल मिलेगा भुगतान संतुलन के चालू लेखा में निम्नलिखित में से क्या आइटम मदद शामिल होती है या क्या शामिल नहीं होता? आप समझ गए? वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, साधन आय और एक तरफा भुगतान, एक मार दो क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट लिखो कैपिटल अकाउंट। बताओ दोस्तों इकोनॉमिक्स में आनंद तो आ गया होगा तुम लोगों को, और कम से कम 50-60 पन्ने के नोट्स तो बन गए होंगे। है मैंने कहा 50-60 पन्ने के नोट्स बन गए होंगे। कह रहे यस सर। अबे डैशो ये कहो सर डबल से भी ज्यादा बन गए, इससे हो गए ना? अभी तो और भी बढ़ाएंगे दोस्तों, यार ध्यान समझना। कैपिटल अकाउंट नंबर 1 ऋण संबंधी लेन देन, ऋण संबंधी लेन देन, ऋण संबंधी लेन देन, ऋण संबंधी लेन देन, ऋण संबंधी लेन देन। दिस इज कॉल्ड बोरोइंग ट्रांजैक्शंस इंग्लिश में, ऋण संबंधी लेन देन, बोरोइंग्स ट्रांजैक्शंस। आइए दोस्तों, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे समझ गए? कभी भी इंडिया
दूसरे देशों से लोन लेगा या इंडिया दूसरे देशों को लोन देगा, सारे रिकॉर्ड कहां मेंटेन होते हैं? कैपिटल अकाउंट। सही है। अब हम अगर ऋण की बात करें तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। अच्छा रहने दो, ये तो आपको बताइए कि ऋण हम आईएमएफ से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिखवाऊंगा दोस्तों। 2 तरीके के ऋण होते हैं, थोड़ा डेप्थ में समझा रहा। 2 तरीके के ऋण होते हैं, एक सोवरेन बोरोइंग्स, SOVREIGN, और तुम्हें पता है समझा जरूर दूंगा मैं, बोलो यस नॉट। सोवरेन बोरोइंग्स हिंदी में कहते हैं संप्रभु ऋण, संप्रभु ऋण। और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, हिंदी में शॉर्ट में शॉर्ट में बोलते हैं ECBs, और हिंदी में बाह्य या बाहरी वाणिज्यिक, बाह्य या बाहरी वाणिज्यिक ऋण, बाह्य या बाहरी वाणिज्यिक ऋण। देखना कितने प्यार से समझाऊंगा और आप कहोगे वाओ सर कितना आनंद आया। देखो दोस्तों, जो भारत, एवरीवन प्लीज, जो भारत विदेशों से ऋण लेगा ये 2 तरीके का होता है। एक होता है संप्रभु ऋण, एक बाहरी वाणिज्यिक ऋण। अगर दोस्तों हमारे देश की सरकार विदेश से ऋण ले, दिस इज कॉल्ड संप्रभु ऋण। जैसे अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार ऋण लेती है, अनुच्छेद 293 राज्य सरकार ऋण लेती है। दोस्तों जैसे हमारे देश की सरकारें ऋण ले तो उसे संप्रभु ऋण कहते हैं, और हमारे देश के निजी क्षेत्र अगर विदेशों से ऋण ले तो जल्दी बताओ क्या कहते हैं? बाहरी वाणिज्यिक ऋण, दैट इज कॉल्ड ECBs। बोलो आनंद आया। चलो नंबर 2 प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। लिख बाद में लेना, पहले सुन लो अच्छी तरह, साथ में लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। क्या ये वाला पॉइंट सबके दिमाग में चिपक गया कि जब भी हमारी देश पूरे विश्व से लोन ले या लोन दे तो लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहां होंगे? नाउ नेक्स्ट, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश। दोस्तों चाहे हमारे देश में विदेशों की कंपनियां हमारे देश में निवेश करें, चाहे हमारे देश की कंपनियां विदेशों में निवेश करें, सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड कहां होता है? कैपिटल अकाउंट। आप सुने, विदेशी निवेश 2 प्रकार का होता है, एक FDI और एक FPI। ये क्या है इसको ऐसे लिख दें, वो मैं बाद में बताऊंगा। FDI और FPI टाइम देगा, टाइम लगेगा उसमें। नाउ नंबर 3 दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या, तो NRI जानते हैं आप लोग की जमाएं। क्या दोस्तों, जैसे मेरा दोस्त एक NRI है, वो अपने घर में लोगों को पैसा भेजता है, बैंक में जमा करता है इंडिया के, तो वो भी विदेश से पैसा आ रहा है, तो NRI की जमाएं सारी कैपिटल अकाउंट में आएंगी। क्या बात समझ गई? नाउ मेरे प्यारे साथियों, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट फिर से एक बार निहार लो अच्छी तरह, घूर लो इसको दोस्तों, राइट। वो अंजलि नाम को ही घूर रहा था, तुम ज्ञान को भी नहीं घूर पा रहे, तो घूर लो अच्छी तरह। मतलब क्या, करंट अकाउंट में 4 एंट्री, वस्तुओं का आयात निर्यात छिपका लो, सेवाओं का साधन आय, एक तरफा भुगतान, बोलो हो गया। यहाँ 3 ऋण संबंधी लेन देन, विदेशी निवेश और NRI की जमाएं। कोई दिक्कत? नाउ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दोस्तों बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, सुन लो मुझे, फिर लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा आपको। NRI ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में नंबर 1 आता है लाइक IMF संबंधी लेन देन। ये लो आप समझ गए होंगे, IMF हमने कल पढ़ा था, IMF संबंधी लेन देन। बहुत आराम से सीख लो प्लीज, कि जो भी हम IMF से पैसा लेंगे या IMF को पैसा, तो ये सारे लेन देन हम कौन से अकाउंट में रखते हैं? बोलो यार, सही समझ में आया? एंड दोस्तों नंबर 2, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन। दोस्तों क्या मैंने आपको विदेशी मुद्रा भंडार पढ़ाया? आवाज नहीं आ रही यार मुझे। विदेशी मुद्रा भंडार पढ़ाया, 4 चीजें आती हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दोस्तों स्वर्ण भंडार, विशेषाधारण अधिकार SDR और रिजर्व ट्रेंच स्थिति। बोलो यस। दोस्तों ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें परिवर्तन, जितना भी हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन हो रहा है वो सारे रिकॉर्ड्स कहां जाएंगे? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। दोस्तों दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये 3 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। एक लाइन और, कैपिटल अकाउंट में वो सारे लेन देन होते हैं जो भारत में एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स लायबिलिटी क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, नहीं जानते क्या? जो भारत में, देखो जो भारत के एसेट्स लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ध्यान से देखना, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिखवा रहा। देखो क्या बताओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट, वैसे भी आप दिमाग में रखो यार एवरीवन, एक मैंने पढ़ा बाद में लिख लेना, मैं छोड़ जाऊंगा ये स्लाइड। एक मैंने पढ़ाया था कैपिटल रिसीट्स, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे एसेट्स लायबिलिटी प्रभावित हो रहे थे। बोलो यस, बस खत्म बात। आप देखो बोरो जब हम करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, बोरो में हम किसी को देंगे लैंड तो एसेट बढ़ जाएगा, विदेश से निवेश आएगा तो एसेट बढ़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों कैपिटल अकाउंट में वो एंट्रीज होती है, पेपर में सवाल पूछा गया कि जो हमारे भारत के एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ये सारे रिकॉर्ड कहां चले जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। बोलो आनंद आ गया? दोस्तों लास्ट में नोट डाल के प्यारा सा कोई स्टेटमेंट लिखना है हमें, नोट डाल के लास्ट में अपने बाद में कर लेना, मेरे जाने पर उसमें जा रहा हूं, वो ये कि दोस्तों एक बस इतना डाल लेना कि उपयुक्त 3 अकाउंट के अलावा, मतलब एक एरर, ऐसी हिंदी में ऐसे लिखना, एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है, बस इतना लिख लेना, एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है। दोस्तों हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम बात करें तो एक एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी होता है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कहीं छूट गया और लिखना था, जो नहीं लिख पाए, आरबीआई रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो सब इस अकाउंट में डाल देती है। तो आपके एग्जाम में आएगा कौन कौन से अकाउंट होते हैं, तो आप बना दोगे। बोलो जी यस। आप छोटा सा डिस्कशन है एक FDI और FPI से रिलेटेड, ये हम दोस्तों कल कर लेंगे, और कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, और परसों 2 दिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेशंस ले लेंगे, और परसों हम अपनी आखिरी क्लास सेलिब्रेट करेंगे। बोलो जी यस। तो परसों हमारी आखिरी क्लास होगी और फिर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बोलो जी क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों। में तो बताओ वो देश फायदे में है नुकसान में? दैट इज सरप्लस, अधिशेष। बोलो समझ में आया? तो पेपर में आता है इनमें से क्या ट्रेड अधिशेष को दर्शाता है? दैट इज एक्सपोर्ट मस्ट बी मोर देन इंपोर्ट। और इस ट्रेड डेफिसिट, दैट मींस एक्सपोर्ट क्या है कम और इंपोर्ट क्या है ज्यादा, दिस कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। व्यापार घाटा, तो व्यापार घाटे का मतलब है जब आयात क्या हो ज्यादा और निर्यात क्या हो कम, दैट इज कॉल्ड व्यापार घाटा। क्या मेरी बात समझ गए? तो दोस्तों ये एक टर्म मिला, आप याद करो, एक मैंने आपको पढ़ाया था राजस्व घाटा, एक पढ़ाया राजकोषीय घाटा, एक पढ़ाया प्रभावित राजस्व घाटा, एक पढ़ाया प्राथमिक घाटा, आज पढ़ाया ट्रेड डेफिसिट। सही है, व्यापार घाटा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों
जो बीओपी है ये भी तीन प्रकार का होता है। एक अनुकूल बीओपी, अनुकूल बीओपी, दैट इज फेवरेबल बीओपी, फेवरेबल बीओपी। एक होता है प्रतिकूल बीओपी, प्रतिकूल बीओपी, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। और एक होता है इक्विलिब्रियम बीओपी, इक्विलिब्रियम बीओपी, राइट। अगर हम मोटा मोटा देखें तो पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, प्लीज फोकस करें, बाद में लिख लें थोड़ी देर बाद, अभी मैं जगह दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, पहले सुन ले। पूरे बीओपी में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, राइट, इन सभी माध्यम से अगर पैसा आए ज्यादा जाए कम, फेवरेबल बीओपी, मतलब समझ गए। और इन सभी माध्यम से करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, पैसा आए कम और जाए, और जितना आए उतना जाए, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट। बोलो समझ में आया? ठीक गए? पक्का ना? तो दोस्तों एक बात और सिखाता हूं आप लोगों को, लिखिए आप लोग दोस्तों, और सिखाते हैं आप लोगों को कि कल हमने करंट अकाउंट पढ़ा, राइट, कल हमने करंट अकाउंट पढ़ा। अब करंट अकाउंट में दो चीजें हैं, नो दो चीजें, करंट अकाउंट पढ़ा, 4 एंट्रीज हैं, जल्दी बताओ कौन कौन सी? आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, साधन आय, एक तरफा भुगतान, ऐसा पूरा इकोनॉमिक्स। अधिकांश चीजें क्लास में से आ जाती हैं, बोलो यस, यही स्टाइल हमारा पढ़ाने का, कौन सही है कि नहीं? और ये स्टाइल हमारे स्टूडेंट्स के पढ़ने का सही है। तो दोस्तों अभी क्या है कि हमने करंट अकाउंट देखा, तो करंट अकाउंट के वो चारों एंट्रीज जो हैं, वस्तु सेवाओं के आयात निर्यात, वस्तुओं के सेवाओं के साधन आय, और ये अगर इन चारों आइटम से पैसा आए कम और जाए ज्यादा, सो देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। ये लो, इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड सीएडी। एक और घाटा सीखो, चालू लेखा घाटा, दिस कॉल्ड चालू लेखा घाटा। क्या बताएं, समझ गए? तो चालू लेखा में मेन एंट्री होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो हम बस जनरली ऐसे लिख देते हैं कि एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, जैसे हमने ट्रेड डेफिसिट का, ट्रेड डेफिसिट। तो ये चालू लेखा घाटा। बहुत मोटे मोटे भाषा में बात करें तो अनुकूल और प्रतिकूल भुगतान संतुलन भी ऐसे कह सकते हैं, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, है कि नहीं दोस्तों? इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में करंट अकाउंट डेफिसिट। लास्ट, अच्छा तो लास्ट तो नहीं हो पाएगा, एक और टर्म समझिए, एक और टर्म होता है छोटा सा, दिस इज ट्विन डेफिसिट। ट्विन हिंदी में दोहरा घाटा। क्या बेहतरीन ज्ञान दूंगा, बहुत गौर से सुनना। व्हाट इज ट्विन डेफिसिट इन द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में दोहरा घाटा, ये क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमी को आज और लास्ट समय में एक दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करिए आप, आपको आनंद आएगा। सिर्फ शब्द सीखने से कुछ नहीं, नजरिया बदलिए अपना। और वो ये कि इकोनॉमीज जो हैं वो दो तरीके से होती हैं। कितने तरीके से? एक होता है आंतरिक अर्थव्यवस्था जो देश के अंदर की है, तो एक हो गया आंतरिक घाटा, दैट इज इंटरनल डेफिसिट, इंटरनल डेफिसिट, आंतरिक घाटा। और एक हो गया कॉमन सेंस, बाहरी घाटा। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा स्टाइल पढ़ाने का, एक्सटर्नल डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट। ये आपको किताब में नहीं मिलता, किताब में ये मिलेगा ट्विन डेफिसिट, ऐसे नहीं मिलेगा। इंटरनल डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट मैंने बनाया था। अब यदि मैं कह रहा हूं मैंने बनाया तो इसका मतलब बनाया, झूठ क्या बोलना, लाओ किसी किताब में कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। देखना, मैं इकोनॉमी को दो नजरिए से देखता हूं, मेरे स्टूडेंट्स भी इकोनॉमी को दो नजरिए से देखेंगे। एक आप देखेंगे देश के अंदर जो इकोनॉमी चल रही है, ये टोपा लेकर आई, या आप ये बोतल लेकर आए, मैं ये पुलोवर लेकर आया, ये शर्ट लेकर आया, ये पंखा लेकर आया। दोस्तों देश के अंदर की जो इकोनॉमी है वो चल रही है रुपी से, बोलो हाँ। और एक देश के बाहर की इकोनॉमी है वो चल रही है दोस्तों डॉलर से, वो चल रही है डॉलर, नहीं कोई और भी हर करेंसी हो सकती है, यूके का पाउंड, जापान का येन, चाइना का युआन, व्हाटएवर दोस्तों विदेशी मुद्राओं से। तो अगर हम बात करें तो देश की इकोनॉमी को, जब देश के देश जब इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ऑनलाइन फोकस, तीसरी चैट कहां है? तो भैया नीतीश, तीसरी चैट, तो दोनों चैट ही एक ही तो है यार, नींद में हो क्या तुम? थोड़ा फोन कॉल से बाहर निकलोगे तब तक। दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों मौका मिले सबको लपेट दो एक साथ। एक इकोनॉमी चलती है रुपी से, तो जरा ध्यान समझना। तो जब देश के अंदर घाटा हो रहा है तो उसी को मैंने बोला था फिस्कल डेफिसिट, या आप इसे बजट डेफिसिट भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा है एक से एक है दोस्तों। बिहार में पढ़ाने का अलग अनुभव है हमारा, राजकोषीय घाटा के झुकने का नहीं, राइट। अबे थोड़ा सा, अबे यार अबे मुंह पे हाथ ऐसे करके, जय बिहार दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ के लोग एकदम देसी होते हैं, आवाज जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम जैसे दिल्ली विल्ली लोग बनावटी होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? बनावटी। मैं तुम्हारे सामने अलग हूँ, बाहर में अलग हूँ, बोलो जी सुना। और मैं अपने पापा के सामने अलग हूँ, बीवी के सामने अलग हूँ, बच्चों के सामने अलग हूँ, बोलो यस। हम बनावटी होते हैं, लेकिन दोस्तों हर आदमी बनावटी होता है, और इसको हम बोलते हैं बहु रुपया दोस्तों, बहु रुपया। तो हम सब बहु रुपये हैं दोस्तों। आप इमेजिन करके देखो कि ये अपनी बहन के साथ अलग बंदा होगा, भाई के साथ इसका अलग होगा मुखौटा, बाप के साथ अलग, दोस्तों के साथ अलग, और क्लास में इतना सीधा बन के बैठा है। देखिए अगर हम बात करें तो एक तो देश के अंदर का घाटा होता है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, बोलो समझ आया। और एक दोस्तों देश के बाहर का घाटा होता है, और इसी को मैंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट। एवरीवन क्या कहा? करंट अकाउंट डेफिसिट। तो एक देश के बाहर का घाटा होता है, एंड दिस घाटा इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, एंड दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। बोलो समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो एक इंटरनल डेफिसिट और एक एक्सटर्नल डेफिसिट। दोस्तों दो डेफिसिट होते हैं इकोनॉमी में, याद रखेंगे। तो इकोनॉमी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक रुपी में देश के अंदर की अर्थव्यवस्था, हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट, हमने पढ़ा मनी, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन, अरे बोलिए देश के अंदर की इकोनॉमी। अब फिर हमने पढ़ रहे हैं देश के बाहर, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, है ना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। कम ऑन, सही है? आप बन गए इकोनॉमिक्स के बिल्कुल मास्टर आदमी। ये ईमानदारी से बताइए, इस लेवल पर आके आपको कैसा फील हो रहा है? लग रहा है ना कि हम लोगों ने जो टाइम इन्वेस्ट किया वो एक अच्छा टाइम रहा, और हमने अच्छा क्लास में लर्निंग करी, और सब्जेक्ट के प्रति एक अलग नजरिया आपको देखने को मिला। कम ऑन, यस। आगे चलो दोस्तों, द लास्ट डिस्कशन, फिर हम माइक्रो शुरू करेंगे आज, थोड़ा सा माइक्रो पढ़ेंगे।
और कल याद करो दो बातें थी कैपिटल अकाउंट में विदेशी निवेश में, एक था एफडीआई और एक था एफपीआई। तो हम लास्ट बातें करेंगे एफडीआई और यहां पर हम बात करेंगे एफपीआई। सही है, चलो। फॉरेन नया आया क्या ये, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बार और वंस मोर दोस्तों, दिस इज विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एक एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एफडीआई एंड एफपीआई इज, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देखेंगे दोस्तों, एफडीआई में क्या होता है कि अगर मान लो कोई विदेश की कंपनी है, सही है, वो भारत में दो काम करे, स्वयं की कंपनी बनाए, खोले, जो भी विदेश की एक कंपनी है, एप्पल, सैमसंग। एप्पल ने आके बेंगलुरु में अपना प्लांट लगाया, सैमसंग ने अभी ग्रेटर नोएडा में लगाया, खुद की कंपनी बनाई। या दूसरी, भारत की किसी कंपनी के साथ एक नई कंपनी बनाए, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एफडीआई। ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का एफडीआई को, तो मुझे उम्मीद है एफडीआई समझ में आ गया। सो एफडीआई का मतलब है सिंपल भाषा में कि अगर विदेश की कोई कंपनी आती है, राइट, और विदेश की कंपनी भारत में आकर या तो वो खुद की कंपनी बना लेती है, या भारत में आकर भारत की एक कंपनी है खान ग्लोबल स्टडीज, इसके साथ मिलकर कोई एक नई कंपनी बना लेती है, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। सही है, जैसे हीरो होंडा, हीरो इंडियन कंपनी, होंडा जापानीज कंपनी, हीरो होंडा। मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी, हो गया, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। एप्पल और सैमसंग का एग्जांपल दिया, हीरो होंडा मारुति सुजुकी, क्या ये समझ गए? दिस कॉल्ड एफडीआई। सिंपल सी बात है, एफडीआई का मतलब है विदेश से कंपनी आए भारत में कंपनी खोले, दिस कॉल्ड एफडीआई। व्हाट इज एफपीआई दोस्तों? यहां पर क्या होता है, विदेश की कोई कंपनी है, वो भारत के शेयर बाजार के माध्यम से शेयर नहीं के माध्यम से भारत में कई, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई कंपनियों, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंपनियों के शेयर्स में निवेश करती है। हाथ ऊपर करो, किसको समझ में आया? आ गया, दैट्स इट। छोड़ो और अच्छी तरह सुनो, यहां पे एक शब्द लिखा है क्या? सो व्हाट द पोर्टफोलियो इज, पोर्टफोलियो का मतलब होता है टोकरी, ऐसे समझो, और इस टोकरी में मैंने कई सारे कंपनी के शेयर्स डाल रखे हैं, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। सही है, बस खत्म। जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेरा पोर्टफोलियो में मैंने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स ले रखे हैं। सो दोस्तों, दिस इज माय पोर्टफोलियो। ऐसे कुछ लाल दिख रहे होंगे, कुछ हरे दिख रहे होंगे, राइट, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। सो दिस इज कॉल्ड, लाइव चल रहा है क्या? अरे लाइव चल, होगा मतलब एक चल रहा है तब भी लाइव चल रहा है। दोस्तों, दिस इज व्हाट पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि पोर्टफोलियो वर्ड का मतलब है कि मेरे पास किस किस कंपनी के शेयर्स मैंने रखे हैं, दिस कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, इसका मतलब विदेश की कंपनी आई भारत के शेयर बाजार में आकर तमाम सारी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, तो दिस कॉल्ड एफडीआई। एफडीआई और एफडीआई में कंपनी आएगी, यहां पर दो काम करेगी, या खुद की कंपनी या भारत की कंपनी के साथ कंपनी बनाएगी, कंपनी बनाएगी। अब आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है, यहां पर थोड़ा दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। एक प्रश्न आ सकता है, गुरुजी अगर विदेश की कंपनी आई, भारत के शेयर बाजार में गई और उसने किसी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो वो भी तो एफडीआई हो जाएगा? नहीं समझ पाए? तो एक समय से कंपनी बना ली या किसी कंपनी खरीद लिया, यहां भी मामला फंसता है। तो दोस्तों, भारत में एक अरविंद मायाराम समिति बनाई गई, अरविंद मायाराम समिति। इस समिति ने कहा कि यदि इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% है देन इट इज कॉल्ड एफडीआई, और इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% है देन इट इज एफपीआई। बोलो जय हो। नहीं समझ पाए? अगर विदेश की कोई कंपनी, ध्यान से सुनना, विदेश की कोई कंपनी भारत में आती है और भारत के शेयर बाजार में जाकर किसी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है, तो वो एफपीआई नहीं, वो एफडीआई कहलाएगा। और एफडीआई तो आपको पहले से समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एफडीआई और एफपीआई। बोलो चकाचक समझ में आ गया? और चकाचक कर देते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। क्या मैं ऐसे बोलूं कि एफडीआई जो है यह एक, जल्दी बोलो, समझ में आ गया? और जो एफपीआई क्या है? नहीं समझ में आया? अल्पकालीन निवेश है। बोलो जी ऐसे। अरे भैया, कोई विदेश की कंपनी आती है, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करती है, शेयर के दाम बढ़ते हैं, बेच के निकल जाती है, तो बताओ क्या एफडीआई? लेकिन एफडीआई शॉर्ट टर्म के लिए, एफडीआई कोई कंपनी आ रही है, यहाँ कंपनी बना रही है, पीछे जाके पता लगाओ दोस्तों, कोई कंपनी आ रही है, कंपनी जाके नई कंपनी बना रही है, तो वो थोड़े बहुत समय तक रहेगी क्या? लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म। एक बात और बताना, एफडीआई से और एफपीआई से क्या दोनों से विदेशी पूंजी आती है? नहीं। क्या इससे भी विदेशी पूंजी आएगी? बोले तो फॉरेन कैपिटल, फॉरेन, और इससे भी विदेशी पूंजी आएगी। जल्दी बोलो हाँ या ना? फॉरेन कैपिटल इससे भी आएगी विदेशी पूंजी। तो अगर हम बात करें विदेशी, अगर हम बात करें तो क्या दोनों से विदेशी पूंजी आती है नहीं आती है? दोस्तों, दोनों से विदेशी पूंजी आती है, लेकिन दोनों में ध्यान समझना, क्या लिखूंगा मैं, देखना, आनंद आएगा आपको। अगर पढ़ने में आनंद नहीं आया तो मान लो इस जन्म में सिलेक्शन के लिए भूल जाइए आप लोग दोस्तों, क्योंकि जिस चीज में आनंद आता है उसी में हमारी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बोलो जी ऐसे है, तो इसलिए आनंद लो पढ़ाई का। दोस्तों समझना और बताना कितने बच्चे समझ पाए। इससे जो पैसा आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, तो जो विदेशी पूंजी है वो स्थिर है, और यहाँ पर जो है लचीली, क्या कह लो, अस्थिर विदेशी पूंजी, अस्थिर। बोलो जी, अस्थिर विदेशी पूंजी, मतलब एफडीआई और एफपीआई समझ गए? सही है।
मजे मजे में 2-3 शब्द बता देता हूं बस। और वो क्या है कि जो एफडीआई है भारत में, एफडीआई के तरीके, या एफडीआई के तरीके ठीक है, या की विधियां, एफडीआई की विधियां। तो भारत में एफडीआई के तरीके या एफडीआई की विधियां, इसको समझेंगे दोस्तों। दो तरीके से भारत में एफडीआई होता है, दो तरीके से। एक होता है, बहुत ध्यान सुनना है दोस्तों, एक होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई, एक होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। तो भारत में जो एफडीआई है वो दो तरीके से होता है, एक ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड। सही है, देखना कितना आनंद आएगा दोस्तों, कभी भुला भी नहीं पाओगे चाहकर भी। वो क्या है ग्रीन फील्ड, ग्रीन मतलब घास, ऐसे याद रखना, किसी फील्ड में घास लगी हुई है इसका मतलब क्या वहां कंपनी बनी है, घास लगी है इसका मतलब कंपनी नहीं बनी। ये मेरा स्टाइल पढ़ाने का, पेपर में किताबों में ऐसे नहीं मिलता, ये तो मिलेगा टर्म, लेकिन किताबों में क्या लिखा होगा मैं बाद में बताऊंगा, याद करने का तरीका दोस्तों। ग्रीन का मतलब ग्रीन हरा घास फील्ड, तो घास लगा है इसका मतलब कोई कंपनी बनी है क्या, बस बस बस। जब कोई विदेश की कंपनी भारत में आई और बिल्कुल स्क्रैच, बोले तो बिल्कुल नए सिरे से अपनी खुद की कंपनी बनाई, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड एफडीआई। बताओ समझ में आ गया। व्हाट इज ब्राउन फील्ड, मतलब पहले से ही भारत में कोई कंपनी है और विदेश की कंपनी आई और दिस इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड एफडीआई। बोलो जी समझ गए। तो एफडीआई दो तरीके से विदेशी कंपनियां करती हैं भारत में, तो ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड एफडीआई में क्या होता है कि बिल्कुल नए सिरे से कंपनी बनाते हैं, और ब्राउन फील्ड में क्या होता है पहले से कंपनी बनी है और उसके साथ मिलकर कंपनी बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। बोलो समझ गए, दैट्स ऑल अबाउट एफडीआई और एफपीआई। सही है ना दोस्तों। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मुझे आपको कुछ दिखाना था, जो कल हमारी बात चल रही थी, मैंने कुछ बोला था मैं दिखाऊंगा, लेकिन कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिलेटेड बात चल रही थी हमारी, तो मैंने कहा मैं दिखाऊंगा। तो मैं क्या निकालूं, या मेरे पास फाइल तो है लेकिन मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं। इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये मैं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि सो दैट आप अगले साल अपने आप से कर लें। बोलो जी यस नॉट, 2024 से 2025, ये देखो आपको ऐसे लिखना है बस, इंडियाज फॉरेन ट्रेड 2024-25। इस बार तो मैं बताता हूं, अगले साल कौन बताएगा, लफड़ा हो जाएगा फिर। इसलिए आपको मैंने डे वन से आपने देखा होगा ना, तो कोई पीपीटी आता ना, कोई पीडीएफ होती ना, कोई स्लाइड होती मेरे पास, सब ऐसे ही पढ़ाता हूं, लाइव निकाल के दे देता हूं, सो दैट आप वहां से अपडेट करते रहो। बोलो चलेगा ना। तो अगर हम बात करें तो लोग अब यहां पीआईबी ढूंढना है, पीआईबी मिल गया, एक्सपोर्ट सर्च इंडिया स्टेप्स टुवर्ड्स ग्लोबल, देखते हैं इसमें क्या आर्टिकल में है। तो ठीक है तो भाई जो अपने को चाहिए, लेकिन एक्जैक्टली वो नहीं है, इसलिए मैं इसको हटाऊंगा और मैं बताऊंगा आपको। देखो कितना अच्छा कुछ मिला था मुझे, क्या सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन यहां पर कुछ है, इंडिया ड्राइव नहीं है तुम्हारी कंपनी है ना। पीआईबी में हम एक आर्टिकल ढूंढ रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और मैं ले लेता हूं पीआईबी, ये लो डायरेक्टली मिल जाएगा मुझे। 2025 एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नो आई डोंट वांट दैट, ये तो भी हमने देखा ही था। नो, ये तो अप्रैल से अक्टूबर तक का है, अक्टूबर 2025 इसी में होगा, ये देखो अप्रैल से अक्टूबर है, नहीं नहीं, यही मुझे देखना है, वही वाला चार्ट निकालना है, और मुझे देखना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च, सितंबर मंथ का है ये, अप्रैल से सितंबर है। यहाँ पे मैं चलो थोड़ा और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ APRIL, अप्रैल से मार्च। ना आपको ऐसे ढूंढ लेना है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या रहा। ये लो दोस्तों, ये लो, ये लुक एट दिस, बस दिस थिंग आई वांट टू गिव यू, यहाँ पे दिखाते हैं। तो मैं दोस्तों ये आपको दे भी देता हूँ क्योंकि बाद में ये आपके काम भी आने वाली चीज है। बोलो जी यस। तो थोड़ा सा इसको छोटा होगा क्या, ये नहीं होगा, ना तो ना लुक एट दिस दोस्तों, ये है हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा फॉर द 2 इयर्स। लो जी दोस्तों, ये हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा है फॉर द 2 इयर्स। आराम से देखो, इत्मीनान से देखो इसे। कल हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करी, आज भी करी, लगा दिस दिस इज फॉर 24-25 एंड दिस इज फॉर 23-24। देखा दोस्तों, मर्केंडाइज का मतलब होता है वस्तुएं, मर्केंडाइज का मतलब है वस्तुएं, इसका मतलब है सेवाएं, एवरीबॉडी नोज दैट, इसका मतलब क्या है सेवाएं। नाउ तो हमारे इंडिया ने जो वस्तुएं हैं, थोड़ा मैं यहां से कुछ आपको ज्ञान भी दूंगा, देखना। इसका निर्यात किया 437 बिलियन डॉलर का, आयात किया 720, मतलब वस्तुओं के व्यापार में हम घाटे में हैं। बोलो दिख रहा है क्या कि हमारा आयात कितने का है और निर्यात से कितने का है, घाटा है। लेकिन आप देखिए सेवाओं में कितना बढ़िया ज्ञान मिलेगा कि निर्यात कर रहे हैं 338 का और आयात है मात्र 194 का। इसका मतलब सेवाओं के व्यापार में भारत अधिशेष में, फायदा नहीं बोलेंगे, अधिशेष, फायदा तो अपने घर पे बोलो दोस्तों, यहाँ बोलेंगे पेपर में अधिशेष, सरप्लस। तो बताओ दोस्तों, मुझे लगा आप समझ गए, आनंद आ गया। तो वस्तुओं के व्यापार में भारत घाटे में है और सेवाओं के व्यापार में ये पेपर में आएगा, याद रखना। बोलो कर लोगे ना। अब आउट ऑफ दैट टोटल ट्रेड की बात करें, मर्केंडाइज मतलब वस्तुएं और सर्विस मतलब सेवाएं, सही है। तो भारत का टोटल निर्यात अगर आपसे पूछें कि कितने का है, तो लगभग 820 बिलियन डॉलर। भारत ने 24-25 में टोटल आयात कितने का किया, 915 बिलियन डॉलर। तो इन दोनों का अंतर, तो इतने का ट्रेड बैलेंस नहीं, मैं कहूंगा ट्रेड डेफिसिट। तो भारत को व्यापार घाटा, जो भी हमने आज ये टर्म पढ़ा कि नहीं, कि जो भारत को व्यापार घाटा है वो इतने का है, 94 बिलियन डॉलर का, और पिछले साल कितने का था, 78। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोलो आनंद आया ना। एक और आपको कुछ देते हैं, वो भी आपके एग्जाम में कई बार काम आएगा। बोलो दें क्या, बिल्कुल देते हैं। जल्दी से नीतीश साहब लगा दीजिएगा बोर्ड पर, थैंक यू। माल देंगे आज आपको, क्या देंगे, माल दोस्तों। और आखिरी क्लास में अपने स्टूडेंट को देते हैं माल, क्या देते हैं, माल, राइट। और जैसे हमारे स्टूडेंट को जाते हैं माला माल, कैसे जाते हैं, माला माल। बोलो जी सही है। तो आइए आज आपको माला माल करते हैं। नीतीश जी जल्दी लगाइए प्लीज, और एक लाइन लिख लो, राइट, कि भारत का नोट डाल के कहीं भी लिखी तो बना लिया होगा, है ना, नहीं तो बना लेना घर पे। तो लिखो भारत, नोट डाल के कहीं भी लिख लो,
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सदस्य है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सदस्य है। एरो डाल के देख लो। काम चल रहा है ना दोस्तों, लिख लो चाइना। चाइना है ना, और ब्रैकेट में लिख लो 118.4 बिलियन। ब्रैकेट में 118.4 बिलियन, 118.4 बिलियन। और लगाओ इसके बाद ये तो लगाओ 118.4 बिलियन, सही है। और ब्रैकेट में लिख लो वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2023-24, राइट। दूसरा लिखो, दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर तुम नहीं लिख रहे है, नहीं अपडेटेड होगा बेटा। दूसरे नंबर पर, राइट। और नहीं, दूसरे नंबर पर लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो दूसरे नंबर पर 2000, इसी में 2024-25, 2024-25, सही है। तो लिख लो यूएस। नहीं आया समझ में तो अच्छी बात है, आ गया तो मौज लो बेटा। या 23-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार किसके साथ हुआ? चीन और यूएस के साथ। ब्रैकेट में लिख लो 131 बिलियन डॉलर। नहीं समझ पाए तो आप पूछेंगे 2023 एग्जाम में, ऐसी एग्जाम में घुमाता है, पूछे 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार सदस्य। 2024-25 में यूएस ने चाइना को आगे कर दिया, पीछे कर दिया, पछाड़ दिया। बोलो सही है दोस्तों? बस एक तो ये सवाल बनता है कई बार पेपर में, तो यू मस्ट गेट रेडी फॉर दैट। बोलो सही है। तो दूसरा क्या है और क्या बन सकता है? हाँ वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, लुक एट दिस, ये देखो मैंने यहाँ सब लिख रखा है, ये इससे मान लो यहाँ पे मैं इतना बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और जाओ जीरो जिंदगी, एक क्वेश्चन छपा है इससे। क्या ये पेपर में सवाल आते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा आइटम्स एक्सपोर्ट कौन कौन से होते हैं? ये सीरियल ऑर्डर में भी लिखे, आप देखिए परसेंटेज इनके। तो अगर सबसे ऐसे तो पूछा जाता है भारत का शीर्ष निर्यात होने वाला प्रोडक्ट है, तो ये पूछा जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दूसरा, भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करता है? कच्चा तेल। दूसरा, तीसरा, भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है? यूएस को। और भारत सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है? चाइना। ये चार क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, बताओ हाँ या ना। बोलो समझ में आया? और पांचवा सवाल मैंने जो लिखवाया कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सदस्य, मतलब कुल, रुको रुको रुको, टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अरे एक में आपने लिखा 118 बिलियन डॉलर और एक में कितना लिखा? 131। दोस्तों ये क्या है? टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू। बोलो क्लियर? तो भारत सबसे ज्यादा व्यापार वर्तमान में किसके साथ कर रहा है? यूएस। पिछले साल तक कहां कर रहा है? चाइना। और 25-26 की बात अगले साल देख लेना। अब आप इस तरह को अपडेट कर लेंगे नोट्स को। बोलो जी सही है। चलो अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, और वो सवाल कहां से बनते हैं मुझे सुने और मौज लें। और वो सवाल बनते हैं दोस्तों, ये दो और लगाए नीतीश साहब, आज इनको माला माल कर देते हैं। बोलो जी। और आज की क्लास से ये मान लो तुम्हारे एग्जाम में कितने सवाल आते हैं? नहीं नहीं नहीं, टोटल सवाल, इकोनॉमिक्स नहीं यार, टोटल 100 में से 4 से 5 सवाल आज की क्लास से ही आएंगे दोस्तों। अगर अगर डॉक्टर भरत ने कहा आएंगे तो इसका मतलब आएंगे, क्योंकि दोस्तों झूठ बोल के तुमसे करी करेंगे। आप मान के चलो 3-4 सवाल, मिनिमम 3 सवाल छप गए आज की क्लास से। तारीख है 24 दिसंबर। बोलो जी यस। और वो सवाल कहां से आएंगे? तो सबसे पहले यहां से दोस्तों, दिस इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैंने क्या किया, ये दोस्तों अगल बगल की कोचिंगों में इसको क्या करते हैं, लिखवाते हैं, उल्लू बनाते हैं। लेकिन मैं अपनी क्लास में सिर्फ 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाता हूं जो मैंने पढ़ाया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ज्यादा मेन है। बाकी के जो कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है जहां से सवाल बनते हैं, मैं डायरेक्टली फाइल देता हूं अपनी क्लास में और आप लोग पढ़ रहे होते हैं। स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट बच्चे हैं। बोलो यस। तो थोड़ा स्मार्ट काम भी हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है विश्व बैंक के बारे में। यहाँ पर देखिए आप पूरा विश्व बैंक के सभी सदस्य लिख रखे हैं मैंने। बोलो जी यस। यहाँ पर विश्व बैंक चल रहा है, ये आईएमएफ के बारे में लिखा है, तो ये आईएमएफ हो गया हमारा। देन डब्ल्यूटीओ के बारे में लिखा है, सिर्फ मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। बोलो जी यस। डब्ल्यूटीओ जहां आपको लगे कि गलत है तो थोड़ा सही कर लेना। 166 बताया था आपको, 2 नए देश बने, तिमोर लेस्टे, बताया था आपको, तिमोर लेस्टे, और दूसरा कोमोरोस, कोमोरोस। तो 166 हो गए दोस्तों। अगर हम बात करें, ये देखो अब नेक्स्ट आ गया डब्ल्यूटीओ के बाद, लुक एट दिस, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। बोलो जी यस। देन आ गया ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देन अगर हम लोग बात करें तो आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, राइट। और फिर आ गया यूएन, ये देखो दिस इज कॉल्ड यूएन, यूनाइटेड नेशन। बोलो यस नॉट। यूएन आ गया। यूएन के बाद अगर हम बात करें तो ये देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय, इसके बारे में पढ़ लेंगे आप अच्छे से। बोलो पढ़ लेंगे क्या? बढ़िया से पढ़िएगा। और ये हो गया हमारे, ये सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। बोलो ये समझ में आया? अब एक बहुत बड़ा सवाल, और आप मान के चलो 100 में 1 या 2 सवाल गवर्नमेंट की स्कीम से होते ही हैं। क्या आप मानते हो दोस्तों? होते हैं। और बताइए दोस्तों, क्या गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ाने वाला विषय है क्या? ये तो स्वयं पढ़ने वाला है, रट्टा मारने वाला है। तो आप 10-15 बार स्कीम पढ़ लेना, मगब रिवीजन 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 जितना मगब करोगे उतने बार तुम्हारा काम हो जाएगा। सिर्फ मैं दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं तो एक यूपीएस नाम की योजना आई है। आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2004 के बाद पेंशन खत्म हो गई थी डिफेंस को छोड़कर। बोलो यस। अब सरकार ने फिर से 1 अप्रैल 2025 से रिवाइव कर दिया। और पहले जो चलता था उसका नाम था ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम। बोला ओल्ड पेंशन सिस्टम। अब दोस्तों फिर हम नई योजना आई, नहीं तो फिर हमने उसको बोला था एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। अब हमने इनको रिवाइज कर दिया और 1 अप्रैल 2025 से क्या अब आप लोगों को रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा? मिलेगा। दैट इज यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि लगभग कितने साल की सेवा देनी हो? 10 साल, राइट। बोलो क्लियर? ऐसा पढ़ेंगे, इसके अंदर सब मिलेगा आपको। और दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना। नेक्स्ट देखो जनमन, पीएम जनमन योजना। एक है दोस्तों पूर्वोदय योजना। एक है दोस्तों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस साल के बजट में लॉन्च करी गई है। बिल्कुल रिसेंट कलक स्कीम है दोस्तों, पुरानी वाली नहीं, मुलायम नहीं, वो कलक स्कीम है जो अभी चल रही है। नेक्स्ट देखो डिजिटल कृषि मिशन। नेक्स्ट ये तो इसी में हो गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन दोस्तों। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट इसके अलावा पीएम इंटर्नशिप योजना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम ई ड्राइव योजना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? क्रूज भारत मिशन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, एक सुकन्या समृद्धि अलग है दोस्तों। पीएम युवा 3.0 योजना,
ये सारी करंट की स्कीम है। वेवेक्स एक स्कीम चल रही है सरकार की, पढ़िएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, एक और है बायोराइड योजना, बायोराइड के बाद बायो E3 योजना, नीति है ये। मिशन मौसम, एक मिशन है गवर्नमेंट का, मिशन मौसम। एग्रीश्योर फंड, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम पीएम जुगा नाम की स्कीम है दोस्तों। प्रोजेक्ट परी एक स्कीम है। नेक्स्ट क्या है, कीर्ति कार्यक्रम, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, उन्नति योजना, नेक्स्ट क्या है, अदिति योजना, नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए मिलते हैं 2000 की 3 किस्तों में। नाउ नेक्स्ट है क्या, पीएलटी योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पीएलटी नहीं है, दिस इज पीएलआई है, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई, दिस इज पीएलआई, पीएलआई स्कीम। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीएलआई स्कीम 3 सेक्टर से शुरू हुए थे, 3 सेक्टर से, इससे पहले 3 सेक्टर थे, अब 3 से कितने हो गए, 14। और कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सेक्टर पीएलआई में है या नहीं है, तो 14 सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, देन मुद्रा बैंक, पढ़ाया आपको। अब ये शिशु किशोर तरुण, और एक और बता दिया मैंने, तरुण प्लस, एक और बता दिया तरुण प्लस, कितने तक का, 10 लाख से 20 लाख तक का लोन, चलो आता है आपको। देन आयुष्मान भारत योजना, बोलो जी ऐसे। देन दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना। देन दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एनपीएस वात्सल्य योजना। देन दोस्तों स्वामित्व योजना। देन अगर बात करें स्वनिधि योजना। देन दोस्तों पीएम मित्र योजना। देन बात करें श्रेष्ठ योजना। देन बात करें सीड योजना। देन बात करें दोस्तों पीएम श्री योजना, स्कूल खोला जाएगा पीएम श्री दोस्तों। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देन लखपति दीदी योजना। देन दोस्तों निपुण योजना। देन बात करें स्माइली योजना। देन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। देन पीएम ई बस सेवा। देन बात करें उड़ान योजना, पूरे देश का आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी फ्लाइट्स के थ्रू। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो अटल पेंशन योजना। देन क्या है दोस्तों, ये अलग अलग और योजनाएं और मंत्रालय, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये योजना कौन सा मंत्रालय। देन दोस्तों ये आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अभी अभी आया है 2.0। देन दोस्तों इसके बारे में बात करें आयुष्मान भाई वंदना योजना। देन अगर हम बात करें लखपति, ये तो पहले भी हो चुकी है, आप इसको भी वहां भी देख लेंगे दोबारा। देन क्या है ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। देन क्या है दोस्तों दालों आत्मनिर्भर मिशन। देन क्या है दोस्तों धनधान्य कृषि योजना, पहले भी हो गया। और हम बात करें ग्राम, ये विकसित भारत जी राम जी, अभी अभी आपने देखा मनरेगा से रिलेटेड, जी राम जी वही का मनरेगा, बोलो ऐसे। ये मनरेगा का नाम ये नहीं है, मनरेगा का नाम ये नहीं है, बारह बता रहे मनरेगा का नाम, ये तो सिर्फ रुको, विकसित भारत वी, ग्रामीण जी रोजगार एवं आजीविका मिशन, राम रोजगार एवं आजीविका, विकसित भारत जी मतलब ग्रामीण रोजगार एवं दोस्तों आजीविका मिशन गारंटी, इसको वीजी राम जी। दोस्तों ये क्या है, रुक जाओ, विधेयक है ये तो एक बिल है। और इसके द्वारा क्या किया गया, जो इसके द्वारा 100 की जगह अब कितना कर दिया, 125। चलो और नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय भाषा पुस्तक योजना। देन क्या है महिला नेतृत्व बाला, दिस इज बाल विकास और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार के संदर्भ में मैंने लिखा है। और दोस्तों एक ज्ञान भारतम मिशन, ये पिछले साल बजट में बात करी गई। क्या इसकी में पढ़ लोगे दोस्तों, मेरा थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है पढ़ाने का, कि जो चीजें हम सीखना है, जैसे एफडीआई एफपीआई, उसे हम बकायदा लिख लिख के पढ़ाते हैं। जो चीजें हैं जो बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है, जो चीजें रटना है, रिवाइज करना है, खुद पढ़ना है, वो आप खुद कर सकते हैं। और आप इतने उल्लू नहीं है, आप मॉक भी देते हैं, एमसीक्यूज भी करते हैं, तो आपको ये भी पता है योजनाओं में क्या पढ़ना है। मैं क्या चाहता हूं कि दोस्तों आप एडवांस बने, आप थोड़ा डेवलप करें, बोलो जी ऐसे। नहीं तो मैं आपको और बुरी स्थिति में तो आप हैं और बुरा करना हो तो मैं आपको पढ़ाने से ज्यादा फिर मैं आपको लिखा दूं या समझा दूं उल्टा सीधा, तुम भी मन में सोचो वाह क्या टीचर है, लेकिन मैं बताऊंगा ये टीचर नहीं है, इसको टीचर बोलते हैं। अरे बोलो ऐसे। तो इसलिए टीचर और हमारा समय के अनुसार बदलता है। अगर मेरे पास पढ़ाने के टॉपिक कम होते तो मैं आपको यही लिखवा रहा होता बैठ के, क्योंकि पढ़ाने का इतना माल है कि इसको लिखवाने की जगह है नहीं मेरे पास। आई होप मैं अपने शब्दों में क्लियर हूं और आपको समझा पाया, नहीं समझा पाया। मेरे पास पढ़ाने का माल नहीं होता तो मैं क्या करता, ऐसे लिखवाते, आप भी उल्लू लिखते ही रहते, या फिर बोर्ड पे आके हम टिक करके पढ़ा देते। लेकिन मैं स्कीम में नहीं पढ़ाता, तो ये आउटडेटेड फैशन हो गया। बोलो जी ऐसे। क्या आप क्लास में धोती कुर्ता पहन के आ रहे, नहीं आ रहे, आउटडेटेड हो गया। ये पहनते थे आपकी उम्र के लोग, पहनते थे, तो इसका मतलब जब आपने अपना पहनने का तरीका बदला है तो पढ़ने का भी तरीका बदलो। आई होप मेरे सेंटेंस आप समझ गए। और भाई साहब और भेजा, अच्छा थैंक यू, अभी नहीं बाद में। दोस्तों इसके बाद लुक एट दिस, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। अगर मैंने कहा कि आज के सेशन से 4-5 फंसेंगे तो कोई मौत सुन लेना, मैं जरूर फंसेंगे, राइट। जनगणना, मान लो 2 क्वेश्चन तो इसके हैं या एक तो कोई रोक ही नहीं रहा, भारत की जनगणना। लुक एट हियर, पूरा पढ़िएगा आप। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट लिखा कि भारत में सबसे पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। पहली जनगणना 1881 में हुई। और दोस्तों ये तो ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके हैं, आपको आता है, लेकिन बस मैं आंकड़े ऐसे दे रहा हूं, बिल्कुल ये सब आप पिछले कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, बोलो पढ़ रहे हैं, तो ये सबके पास है जनगणना। लेकिन तब भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं पॉपुलेशन के उसमें ग्रामीण, कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं ग्रामीण शहरी जनसंख्या के बारे में। ये देखो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और फिर मैंने लिखा 1 2 3 4 ऐसी सीरियल। देन अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। आप तो सभी देखिए क्वालिटी कंटेंट है नहीं, कैसे सवाल मिलते हैं नहीं, कि सबसे कम आबादी वाला राज्य हो गया केंद्र शासित प्रदेश हो गया, बोलो जी ऐसे। भारत में दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में, तो उच्चतम विकास दर वाला राज्य कौन सा रहा, तो ये सब लिखा हुआ है। देन अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व, दोस्तों जनसंख्या घनत्व आपको पता है 382 325 पहले जो भी हो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, बोलो यस। रुको बस इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, इसको ऐसे कर लो, और घनत्व वाला इसको ऐसे कर लो, बस 2-3 जगह टाइपिंग एरर है, वो मैं सही कर रहा हूं, ये फाइल आपको मिलेगी, बोलो जी ऐसे। बाकी सब सही है, ये सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित हो गया, दोस्तों बाकी सब सही है। फिर आ गया किस पे, लिंग अनुपात के, हां सही 933 था, 943 सही है। दोस्तों ये भी पूछ लेते हैं 2001 में कितना था, कई बार जितना यहां लिखा है सब काम का, यहां भी थोड़ा सा वही, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य ये हो गया, उच्चतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, बस थोड़ा सा करेक्शन करना है, बाकी यही गड़बड़ है बाकी जगह पर भी। तो दोस्तों ये देखो कि उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य ये हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश ये सही है लक्षद्वीप, और नो हाँ सही है। और अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता वाले राज्य महिलाएं तो बिहार, और पुरुष तो बिहारी है और राजस्थान। ना बढ़ जाएगा, गधे हो गया। जब भी सवाल आएगा तो सवाल में साफ साफ लिखा होगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, कॉमा फिर सवाल शुरू होगा, बोलो जी ऐसे, क्योंकि भी लेटेस्ट जनगणना तो यही है, तो इसलिए बढ़ जाएगा, उसकी बातें क्लास में ना करो, जब आएगा तब देखना। तो फिलहाल अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या हो गई है, और यहाँ भी गड़बड़ है क्या, हाँ केंद्र शासित प्रदेश, ओहो दोस्तों
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश। ये सही है सब कुछ। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या उच्चतम वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब, एकदम सबसे ज्यादा वाले पंजाब, सही है दोस्तों। ये हो गया हमारा जनगणना। धार्मिक जनगणना भी है कि कौन सी समुदाय के कौन से परसेंट लोग हैं, दैट्स इट। एक और दोस्तों मैंने कहा माला माल कर देंगे आज आपको। मान लो एक क्वेश्चन यहाँ से छपा है और वो सवाल है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, मतलब छपा है, मान लो छपा है, कोई नहीं रोक रहा, और वो सवाल क्या आता है, लुक एट दिस। सवाल आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन कौन सी इंडेक्स हैं, लेकिन इनमें से जो मैं टिक मारूंगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जहां पे मैं टिक मार रहा हूं ग्लोबल नहीं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ये मान लो, और ह्यूमन कैपिटल मान लो आप, बस इतने पढ़ने हैं आपको। बोलो जी क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल, ये इंडेक्स है, ये सब आपको पढ़ना है। रेड लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN है ना, रेड बुक, इसमें ये सारी इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैं मार देता हूं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दोस्तों अंकटाट निकालता है ना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पूछते हैं, और ग्लोबल वेज रिपोर्ट ILO निकालता है। जहां पर मैं टिक कर रहा हूं ये आपको पढ़ के जानी है, मतलब मान लो ये आपके एग्जाम में आता ही है। और ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक हो गया, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कई बार पूछते हैं, ये तो पूछते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, स्टार मार्क कर दिया इस पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे डबल स्टार है दोस्तों। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम भी पूछ लेते हैं, ये नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद करके जानी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स पूछते हैं है ना, और ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स ये तो मैं ऑलरेडी बता रखा है, UNDP निकालता है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसकी तो पता है ना आपको, ये सब बता ही रखा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मान लो दोस्तों, ये तो प्रिंटेड सवाल होता है कई बार, और वर्ल्ड ड्रग कुछ नहीं है, ग्लोबल ये नहीं है, ग्लोबल पैरिटी इंडेक्स नहीं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाकी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल, ये मान लो 5 स्टार है ये, और जब आप देखोगे आप लोगों के पास, ये तो पेपर में छप गया बिल्कुल। तो देखो भाई, पिताजी का जिस तरीके से काम है यहाँ भेजकर आपको पैसा देना, टीचर का काम है दोस्तों यहाँ पे ईमानदारी से पढ़ाना, रेस्ट डिपेंड ऑन यू कि आपका क्या होगा। समझ में आया दोस्तों, ये सब आप पढ़ेंगे तो जरूरत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वर्ल्ड बैंक की तो बहुत सारी इंडेक्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग, ये भी बंद हो गई, बताया ना आपको। चलो तो इसके अलावा मैंने क्या लिखा, भारत की रिपोर्ट है, नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट बनाता है ये भी मैंने लिखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन कौन सी रिपोर्ट आती है ये भी मैंने लिखा, एंड दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ये सब कौन कौन सी रिपोर्ट बनाते हैं ये भी लिखा, और साथ में इंडिया के प्रथम ये सब आप देखेंगे, दैट्स इट। बोलो जी यस। तो हमने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस ऑफ इंडिया, इंडियाज लाइक इंडेक्स और अलग अलग रिपोर्ट्स, ये आपको माल दे दिया। बोलो जी यस। और इनसे मान के चलो हर माल से एक एक दो क्वेश्चन आ गए तो आपके 7-8 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स तो थी प्लस साथ में जीके, तो अगर हम इकोनॉमिक्स और जीके मिला लें तो 10-12 सवाल हो जाते हैं आपके आउट ऑफ 100 में से हैं, जिसका हमने 10-12 सवाल में 7-8-9 सवाल की गारंटी ले ली। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। करना तो बेटा आपने ही है, बोलो जी यस। चाहे हम इसको धीरे धीरे लिखवा देते कॉपी में, या आप घर पे लिख लो, करना तो आपने ही है। आइए दोस्तों हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, एक मेरे दिमाग में चल रहा है कई समय से, तो 3 साल पहले आपके पेपर में पूछा गया था MPC, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल, मेरे साथ साथ लिख लेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। MPC क्या होता है बस इतना याद रखेंगे कि MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। एक न्यूमेरिकल सा आया था आपके एग्जाम में, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, पूरा याद तो नहीं आ रहा मुझे। डेल्टा Y, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यहाँ पे डेल्टा C का मतलब है उपभोग, उपभोग इंग्लिश बोलते कंजम्पशन, इसलिए C का मतलब कंजम्पशन है, इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ। उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन, और डेल्टा Y इकोनॉमिक्स में आय को Y से दिखाते हैं, आय मतलब Y, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। देखना आप दोस्तों, आज आप लोग फुकरे लोग हो, जल्दी बोलो, क्या आपकी जेब में आपका पैसा है, आपके बाप का है, आपका तो नहीं है, तो इसका मतलब फुकरे ही हो दोस्तों। कल आपकी इनकम बढ़ेगी, एवरीवन ऑन द बोर्ड, एवरीवन ऑन द बोर्ड, बाद में लिख लेना, समझना ज्यादा जरूरी है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आय में परिवर्तन, तो बताओ क्या आपके उपभोग में भी परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। अगर आपकी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आता है इनकम, तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा दोस्तों, जो दोनों का अनुपात होगा उसी को बोलेंगे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। बोलो समझ में आया। ऐसे दोस्तों एक और टॉपिक होता है, थोड़ा फोकस करें और थोड़ा मुझे सुने, और घर पे बैठ के आराम से लिख लें, यहाँ पे समझने का प्रयास करें। बोलो जी ऐसे, और घर पे बैठ के आराम से लिख लें दोस्तों। ये होता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी से रिलेटेड मेरा एक और टॉपिक है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड MPS, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हिंदी बोलो, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। दोस्तों इसका मतलब कॉमन सेंस लगाओ, जल्दी बताओ मुझे। MPS कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे C लिखा है, डेल्टा C, S लिखा है, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, खत्म बात। दोस्तों आपके डेल्टा S का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से अपने आप। बचत में परिवर्तन, कॉमन सेंस नहीं है क्या, बिल्कुल उल्लू हो गया तुम लोग, रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी क्या दोस्तों, तो कॉमन सेंस है। अगर डेल्टा C की जगह डेल्टा S मतलब बचत, दोस्तों बताओ डेल्टा S का फुल फॉर्म क्या है, परिवर्तन। कॉमन सेंस लगाया करो दोस्तों, सिलेक्शन पढ़ने वालों का बिल्कुल नहीं होता यहाँ, कॉमन सेंस वालों का सिलेक्शन होता है। क्या आप, क्योंकि दोस्तों क्या करते हो, सोचो इतना साल भर, 1.5 साल 2 साल से पढ़ रहे, और वो सारा उगलना है 100 सवाल में, दोस्तों पता नहीं क्या हाल होता होगा। लेकिन कॉमन सेंस रखोगे तो अधिकांश क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं तो जाके एग्जाम में पजल हो जाओगे। और ये बात आपको पता होगी, जब आप मॉक करते होगे तो फील होता होगा आप लोगों को। द रीजन इज व्हाट, कॉमन सेंस की कमी है, बॉर्नवीटा नहीं पिया तुम लोगों ने बचपन में, तो बेटा इसलिए कॉमन सेंस लगाया करो यार तुरंत। डेल्टा Y क्या है, काम हो गया, बोलो हो गया। अब बस याद रखना एक फॉर्मूला होता है, MPC प्लस MPS बराबर 1, यही इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन था, आया था ना, यस इससे रिलेटेड सवाल था। आपको कहा था कि MPS इतना है, MPC निकालो, तो निकाल लोगे, हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन द एग्जामिनेशन हैज आस्क्ड, बोलो सही है। इसी में एक और बता दूं, कॉमन सेंस लगाना एक में बताऊंगा, एक होता है APC, दिस इज C अपॉन Y, नहीं समझ भाई, दिस APC बोले तो एवरेज, एवरेज, बाकी वही है प्रोपेंसिटी टू, यस कॉमन सेंस लगाया करो, टीचर को अच्छा लगता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हिंदी में बताओ, उपभोग की औसत प्रवृत्ति, C अपॉन Y, जल्दी बताओ, अगर मैं कहूं APS जल्दी बताओ, S अपॉन Y, तो APC में अगर यहाँ डेल्टा नहीं है तो C और Y नीचे, तो S ऊपर, यहाँ सही है। एक फॉर्मूला और लास्ट में याद रख लेना, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, बोलो याद कर पाओगे। बस यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, जाके अच्छी तरह घर पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको पढ़िएगा, है ना, सही है।
अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंटर करते हैं और ये आराम से घर पे लिख लेना, छूट रहा है तो घर पे लिख लेना प्लीज। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। सबसे पहले आप डाल सकते हैं अलग से माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में से उतनी बातें करेंगे जो आपके काम की हैं, बोलो जी यस। व्यष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ द टॉपिक कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। यूटिलिटी क्या होता है, एक लाइन में याद रखेंगे बस, वांट्स satisfying capacity, want satisfying capacity of goods and service। वस्तु एवं सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। दिस इज कॉल्ड द यूटिलिटी। समझाऊंगा मैं, टाइम दे मुझे थोड़ा। व्हाट इज द यूटिलिटी? उपयोगिता किसे कहते हैं? मुझे लगी प्यास, क्या लगी, और प्यास लगने पर मैंने पिया एक गिलास पानी। एक गिलास पानी पीने से मेरी प्यास कितनी बुझी, इसे कहेंगे इस गिलास पानी के यूटिलिटी। मुझे लग रहा आप समझ गए हैं। आपको लगी ठंड और अब आपको करनी है ठंड दूर, राइट? तो तुम क्या कुछ और सोच रहे क्या? तो दोस्तों, अब आपको लगी ठंड और करनी है ठंड दूर, तो आपने पहनी जैकेट और लगाया टोपा, वो नहीं जो तुम सोच रहे। और दोस्तों आपकी ठंड हो गई दूर, पता समझ में आया? दैट इज कॉल्ड जैकेट और टोपे की उपयोगिता। तो उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु या सेवा में आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। बोलो क्लियर है? पेपर में बस एक लाइन में लिखा होगा ऐसा ही, किसी वस्तु और सेवा में आवश्यकता या इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता कहलाता है। तो आंसर होगा उपयोगिता। क्या बात समझ गए? जितना पढ़ा रहे बस पेपर में वही आता है, तुम्हें ये बात तो विश्वास है? और ये बात तुम हर संडे वनडे मॉक टेस्ट कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर भी देख लिए है ना? तो बताइए, हमने सबसे पहले तो पीवाईक्यूज पर ही काम किया था और दोस्तों उसके आधार पर हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया और आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, आपका एग्जाम हो जाएगा, बशर्ते किस्मत तुम्हारी अच्छी होगी तो। नहीं तो जब किस्मत ही फूटी तो जो हमने पढ़ा उसके बिल्कुल अगेंस्ट आ गया तो क्या कर लें दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई सवाल केजीएस का स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है और डॉक्टर भरत का, दोस्तों बाकी कोई नहीं कर पाएगा वो सवाल इकोनॉमिक्स के। क्या ये बात का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए? क्या दोस्तों ऐसा कॉन्फिडेंस है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो समझने से? दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें आ गया होगा, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने आपके अगल बगल जो आपके बच्चे रहते होंगे, कहीं कोई कमरे में, पीजी में, ऊपर नीचे, सबसे आप मिलते होंगे, सबके इकोनॉमी का स्तर तुम्हें पता होगा और तुम्हारा स्तर भी पता होगा। अपन ने बहुत मेहनत करी है इस विषय पर पिछले 1 महीने से, बोलो जी यस। जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने पूरी प्रयास करा कि हम अपने प्यारे बच्चों को अच्छी तरह इकोनॉमिक्स पढ़ा दें जिससे आनंद आ जाए। तो अगर मान के चलो जो सवाल तुम नहीं कर पाओगे वो सवाल लिख के ले सकता हूं दोस्तों, इस बात को बिल्कुल कोई कागज पर सिग्नेचर करके। कितना विश्वास है तुम्हें दोस्तों इस बात से? जल्दी बताओ, है विश्वास? श्रीलंका हाथ नहीं उठ रहा है। देखो, एक होता है तो टोटल यूटिलिटी समझ में आया, कुल उपयोगिता समझ में आ गई। अब दोस्तों एक और टर्म होता है, अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। समझना, एक होता है टर्म टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या कहता है? इसको हम बोलते हैं टीयू, कुल उपयोगिता। तो सीधी सी बात, सभी उपयोगिताओं का योग, दैट इज टोटल। मतलब तुम्हें लगी थी प्यास और तुमने पहले एक गिलास पानी पिया, दिस इज व्हाट, सभी उपयोगिताओं का योग। दोस्तों तुम्हें लगी प्यास, तुमने एक गिलास पानी पिया, थोड़ी प्यास बुझी, जल्दी बोलो हाँ। फिर तुमने क्या किया? दूसरा गिलास पानी पिया, थोड़ी और बुझी। तीसरा क्या किया? थोड़ी और बुझी। है दोस्तों, तो तीनों ग्लास से कितनी कितनी यूटिलिटी मिली, सबको जोड़ दो, उसे कहेंगे कुल उपयोगिता। कोई दिक्कत? पक्का? अगर हम बात करें, एक और होता है सीमांत उपयोगिता। और आप याद करो, सीमांत वर्ड में आपको कई बार पढ़ा चुका इकोनॉमिक्स में। सीमांत उपयोगिता दैट इज एमयू, तो मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? बहुत प्यार से देखना, ये मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एक अतिरिक्त, देखना समझ में आएगा, एक अतिरिक्त इकाई के सेवन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता। अतिरिक्त उपयोगिता बताओ भैया, देखना क्या है, समझाऊंगा मैं, टाइम दो मुझे। क्या कुल उपयोगिता समझ गए? वाली अतिरिक्त उपयोगिता। अतिरिक्त उपयोगिता बताओ भैया, देखना क्या है, समझाऊंगा मैं, टाइम दो मुझे। क्या कुल उपयोगिता समझ गए? जैसे आप बाजार से एप्पल लेकर आए, क्या लेकर आए? पहला एप्पल खाया, आपने कहा कोई यूटिलिटी मिली। दूसरा खाया, और यूटिलिटी मिली। तीसरा खाया, और यूटिलिटी मिली। तो हर एक एक्स्ट्रा, हर एक एडिशनल, थोड़ी आवाज बढ़ाइए नीतीश साहब, फोन में लगा हुआ है, थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार। दोस्तों अगर हम बात करें कि एक अतिरिक्त एप्पल खाओगे तो एक अतिरिक्त स्वाद मिलेगा, इतनी भी नहीं बढ़ाओ भाई। दोस्तों अतिरिक्त एप्पल खाओगे तो अतिरिक्त स्वाद मिलेगा, कितना अतिरिक्त स्वाद मिला, इस कॉल सीमांत उपयोगिता। बोलिए क्लियर है? एक और टर्म होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पेपर में कई बार पूछते हैं, हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान का नियम या घटने का नियम। दोस्तों कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान का नियम। सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान का नियम क्या कहता है? पहले मैं तुम्हें नहीं, पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा। कहता है किसी एक वस्तु के
बार 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 उपयोग से होने, उपयोग से, किसी एक वस्तु के बार बार उपयोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता MU कम होने लगती है। बस खत्म। प्रैक्टिकली समझाऊंगा दोस्तों, ऐसे थोड़ा है। पहले तो आप चीजों को समझो। क्या यूटिलिटी सबको समझ में आया? नहीं आया? अपन को लगा गर्मी, अपन खरीद के लाए एसी, एसी को चलाया, गर्मी दूर। दैट इज कॉल्ड द एसी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। सही है दोस्तों? कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता समझ में आ गया? तो जरा ध्यान समझना, सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान का नियम क्या कहता है? ये कहता है यदि हम किसी एक वस्तु का बार बार सेवन करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होने लगती है, या कह सकते हैं घटने लगती है, घटने लगती है। मतलब क्या? लिखने की बजाय सुनने पे ध्यान दो, लिखने का काम घर पे भी कर लेना। ये टॉपिक दोनों तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर टीचर कह रहा है थोड़ा बात और सम्मान करो, उसका बात मानो और सम्मान करो, नहीं तो लिख के क्या फायदा, तुम्हें समझ में आएगा नहीं। कॉपी में भी लिख के ला जाओगे, क्या कर लोगे? कोई कॉपी बाद में समझा पानी नहीं, तो ये थोड़ा लिखा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, दोस्तों बच्चा यहाँ लिख लो चाहे घर पे पढ़ लो, समझ में आएगा? ये नहीं आएगा भाई साहब। ये तभी आएगा जब आपने आज सीख लिया है। और फिर अच्छी बात बताएं तो कभी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है दोस्तों, 60 से 70 से 80% चीजें कई बार आपको क्लास में याद हो जाती हैं। ऐसा है या नहीं है? है या नहीं? डॉक्टर भरत का स्टाइल ही ऐसा है। कमाल ऐसे, और हमारे स्टूडेंट भी बड़े जहाजी होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्यान सुनना, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? यदि हम एक वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली, क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लगती है। अर्थात जब तुम किसी से पहली बार मुलाकात करते हो तो वाह क्या अच्छा महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। बोलो जी यस। जब तुम दूसरी बार मिलते हो क्या आनंद आता है, तीसरी बार मिलते हो तो आनंद आता है, फिर दोस्तों बार बार जब मिलने लगते हो तो लगता है कि अब तुम नहीं कोई और। नहीं समझ में आया? अरे बोलो यस। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों के तलाक ही नहीं होते दोस्तों। बोलो जी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। खत्म बात। अरे दूसरा एग्जांपल लो, तुम एक नई शर्ट खरीद के लाए, जब तुमने पहली बार पहना क्या अच्छा लगा, दूसरी बार पहना तो अच्छा लगा, तीसरी बार लगा, पांचवीं बार, 10वीं बार, 15वीं बार, 20वीं बार, एकदम उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो जाती है कम। तुम कहते हो भैया ये छोड़ो, अब नहीं पहनेंगे आज के बाद। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो समझ में आया? सही है दोस्तों। आपको शाम को भूख लगी, खाना खाने बैठे, पहला निवाला दूसरा दोस्तों अगर आपको हर एक प्रत्येक निवाला बार बार, हर एक प्रत्येक निवाला आपको बराबर उपयोगिता देता रहे तो आप शाम को खाने बैठोगे और अभी तक खाते ही रहते। मुझे लगा आप समझ गए बात। दोस्तों एक दिन एक समय में क्या होता है, उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो क्या होती है? कम। तो कहते हैं बस पेट भर गया, में हो गया काम। बताओ दोस्तों क्या प्रैक्टिकली समझ में आई? तो आप तो समझ गए, पहली बार मिलते हो तो कितना कैसा लगता है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं 15वीं कहते यार मन भर गया, कोई और ढूंढते हैं भाई साहब। दोस्तों दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। लेकिन दोस्तों हमारी तरह ब्याह होने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं बचता। हमारे सर क्या मुझे लगता है बात समझ गए? बोलो जी सर। मतलब दिल की बात भी समझ गए, शब्दों की बात भी समझ गए, तो मतलब चाहते तो है लेकिन हो नहीं कर नहीं सकते भाई साहब। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं भाई साहब समझ गए सर? तो मतलब फिर से एक बार रिपीट करो, चाहते तो लेकिन कर नहीं सकते भाई साहब। क्योंकि कहीं बीबी को गलती से पता चल गया तो भाई साहब बसा बसाया घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। हमारे दोनों लड़के बच्चे का क्या होगा बेचारों का, और हमारे बूढ़े माँ बाप बेचारे उनकी सेवा भी हो रही है। कमान ये सर, और मैं भी बेचारा क्या ही करूंगा दोस्तों, पता पड़े दूसरी मिली वो इससे भी खराब हुई तो क्या हुआ। तो दिस इज कॉल्ड ये जो चल रहा है चलता रहे जीवन में। कमान ये सर, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि शादी से पहले जितना दोस्तों घूमना फिरना करना जो भी कर लो, बाद में हमारी तरह हो जाओगे। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो सही है कि नहीं? आप सभी जवान हैं, कमान ये सर ना, और तुम्हारी जवानी को जिंदगी, इसलिए दोस्तों आगे क्या ही बोले, इसलिए ये ना हो जाए कहीं तुम्हारे साथ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोलो जी यस है। कई बच्चे कह रहे हैं एक दो सर मेरे साथ तो हो भी गया। दोस्तों कितनी बात समझ में? एक और सवाल आता है, एक और सवाल आता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच संबंध। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच संबंध। दोस्तों अगर हम इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करके पढ़ाएंगे आपको, पहले लुक एट दिस, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, दिस द ग्राफ, और इस ग्राफ में along the OX एक्सेस राइट हम दिखाएंगे, और हम दिखाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या आप एप्पल लेकर आए? इकाइयों की संख्या, उसमें 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल 5 एप्पल, बोल समझ में? और यहां पर हम दिखाएंगे OY एक्सेस में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सही है? तो दोस्तों जो हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व होता है वो कुछ ऐसे बनता है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो कुछ ऐसे बनता है। तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो कुछ ऐसे बनता है, लाइक दिस। बस आपको इतना याद रखना है जितना टीचर पढ़ा रहा है। दिस कॉल्ड MU कर्व, दिस TU कर्व। बस ऐसे याद रखना है आपको कि TU ऐसे, MU ऐसे। आपको क्या करना है, पेपर निकल जाए मौज आ जाएगी। कौन है सर? दोस्तों 3 रिलेशन मुझे दिख रहे हैं, पहले मुझे देखने दो। गधे मत लिख, गधा है क्या 1 नंबर का? समझ ले, पूरी एनर्जी छोड़ दे समझने में, कि जब तू घर पे लिखेगा बैठकर तो कॉपी अपने आप बोलेगी। अगर यहाँ बिना समझे लिख लेगा तो कॉपी में माथा मार मार के थक जाएगा, कॉपी बोलेगी नहीं कुछ भी। कितने बार तो समझाया यार तुम्हें, लेकिन छोटे लोगों को चोरी करने की आदत छूटती नहीं है ना। पहला रिलेशन देखो, जब TU बढ़ता है, बढ़ता है ऐसे लिखते हैं क्या? अच्छा ये वाला सही हो गया, अब आता है मुझे, कभी कभी छूट जाता है मुझसे। जब TU बढ़ता है, ये भी देखना, जब TU बढ़ता है, बढ़ रहा है यहाँ, यहाँ देखो यहाँ बढ़ रहा है, MU घटता है, घटेगा बढ़ेगा नहीं, कॉन्फिडेंस लाओ। जब ये बढ़ रहा है तो इस समय ये घट रहा है, बोलो दिख गया? दूसरा रिलेशन, जब TU नो, जो मैं बोलूंगा चुपचाप मुंह बंद करके सुनना है सबको, अधिकतम होता है, पूरी एनर्जी लगाओ समझने में। इट्स नॉट अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स का कोर्स पाठ चल रहा है, तो हमने थोड़ा डाइवर्ट किया, दाएं कॉन्सेप्ट स्लिप कर जाएगा तुम्हारे। जब TU अधिकतम होता है, और मेरे टीचर ने मुझे एक ही बार पढ़ाया था और मुझे आज तक याद है, दोबारा रिवाइज नहीं किया मैंने, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने पढ़ाई ऐसा है। देखो भाई साहब, जब TU अधिकतम है, यहाँ पे देखो अधिकतम है, तो MU यहाँ है, तो इस समय MU शून्य होता है। कोई दिक्कत किसी को? दैट्स इट। ये पेपर में सवाल आता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछेंगे अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछेंगे कि जब TU अधिकतम होगा तो MU क्या होगा, तो आंसर इज 0। तीसरा रिलेशन स्मार्ट बच्चे अपने आप समझ जाएंगे कि जब TU या शाबाश घटता है, क्या दिख रहा है आपको? यहां से TU घटता है, MU 0 से -1 -2 -3 यहां पहुंच गया, तो MU क्या नेगेटिव हो जाता है।
होता है। खत्म बात दोस्तों, बस इतना है यूटिलिटी में। इसी में से एक सवाल आएगा, अगर यूटिलिटी पेपर में वर्ड मिल गया तो इसी स्लाइड से सवाल बन जाएगा। दैट्स ऑल। बोलो यस, दैट्स कॉल्ड उपयोगिता। बोलो समझ में आया? एक और माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेहतरीन सा टॉपिक है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व दोस्तों, जैसे हम कहते हैं तटस्था, 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 ये देख लेना जो भी तटस्था होता है, क्या होता है? क्या तटस्था, या इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं उदासीनता। उदासीनता वक्र। देखना क्या शानदार लेवल से समझाऊंगा। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? देखो दोस्तों, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? दिस इज द ओ वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स, दिस इज ओ वाई। दोस्तों यहां पर मैं दिखाता हूं एप्पल, यहां पर मैं बनाता हूं मैंगोज। तटस्था वक्र क्या होता है? तटस्था वक्र इंडिफरेंस कर्व का मतलब है किसी उपभोक्ता के पास एक दी गई आय के द्वारा जब वह सिर्फ चुपचाप सुनते जाना, समझ में सब आ जाएगा, 5 मिनट लगेगा। जब वह किसी उपभोक्ता के पास एक दी गई आय के द्वारा जब वह बाजार में दो वस्तुओं के विभिन्न बंडल्स को खरीदने, विभिन्न बंडल्स को खरीदने में उदासीन हो। उदासीन का मतलब कंफ्यूज, उदासीन का मतलब कंफ्यूज, उदासीन हो। क्योंकि प्रत्येक बंडल, टाइम देना मैं सब समझा दूंगा, क्योंकि प्रत्येक बंडल समान संतुष्टि देता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। समझना, सबसे पहले मैंने कहा किसी उपभोक्ता के पास दी गई आय में, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए, कितने रुपए? और तुमसे कहा कि बेटा एक काम करो, एप्पल और मैंगो खरीद के लाओ। अब आप गए दोस्तों एक दुकान पर, आपने कहा भाई साहब ये एप्पल क्या भाव है? उन्होंने कहा जनाब ये जो एप्पल है दिस इज एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व। तो एक दुकान वाला आपसे कहता है कि 100 रुपए में मैं आपको, मतलब दुकान वाला एक ही है, मैं आपको इतने मैंगोज दूंगा, दिस इज 100 रुपए में इतने मैंगोज देगा वो, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 मान लो ऐसे, 2 किलो मान लो आप, 2 kg या 20 मान लो आप ऐसे। और दोस्तों 20 मैंगोज के साथ वो कहता है हम आपको सिर्फ इतने एप्पल्स दे देंगे, 0 1 2 3 5 मान लो आप, 5 एप्पल्स। तो आपके पास एक बंडल है ए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी होगी 5,20। दोस्तों एक बंडल है ए जिसमें आपको 5, पहले एक्स एक्सेस का लिखते हैं फिर वाई का, फिर इसमें आपको 5 एप्पल के साथ 20 मैंगो मिल रहे हैं। आपने कहा भाई साहब और बताओ। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको 5 मैंगोज के साथ आपको ये दोस्तों 20 एप्पल्स मिल रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड बी। 20 एप्पल्स के साथ 5 मैंगोज दोस्तों, और यहां पे लिखेंगे प्रत्येक बंडल, अच्छा लिखा तो है, प्रत्येक बंडल आपको क्या दे रहा है? समान संतुष्टि, राइट। हाँ यहां पे लिखेंगे जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता, ये दोस्तों रेशनल होता है, यहाँ पे उपभोक्ता रेशनल। इसका मतलब है कि रेशनल का मतलब है वो भेदभाव रहित होगा, भेदभाव रहित, ऐसे कुछ समझ लो सरल भाषा में। मतलब उपभोक्ता को ऐसे एक बंदा होगा जिसे जैसे जैसे देखना सारे लोग, जैसे मैंगो ज्यादा पसंद है तो वो ए बंडल चुन लेगा, और कोई दूसरा बंदा होगा जैसे वो बी चुन लेगा। लेकिन मैंने कहा कंज्यूमर इज रेशनल, दैट मींस दोस्तों कंज्यूमर एक बिल्कुल न्यूट्रल बंदा है, रेशनल न्यूट्रल, ना तो उसे एप्पल पसंद ना उसे मैंगो, और पसंद तो दोनों बराबर पसंद। ऐसे समय पर दोस्तों जब कंज्यूमर मार्केट में कंफ्यूज हो जाए उस समय जो कर्व बनता है दैट कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। बोलो जय हो। कॉन्सेप्ट सीख गए आप लोग? बोलो सीख गए? आपके पास दोस्तों 50,000 रुपए प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये कंज्यूमर का टॉपिक है, यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर से रिलेटेड है, छोटे छोटे टॉपिक कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, पहले तो समझ लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एक कंज्यूमर का व्यवहार, एक प्रोड्यूसर का व्यवहार, ये पढ़ रहे होते हैं हम कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर बाजार में कैसे बिहेव करेंगे। बोलो जी यस दोस्तों, हम वही तो पढ़ रहे हैं। आपके पास 50,000 रुपए, अब आपको टीवी भी लेनी, फ्रिज भी लेना। एक ऑप्शन है कि 20,000 रुपए की टीवी ले लो, 30,000 रुपए का फ्रिज, और दूसरा ऑप्शन है 30,000 वाली टीवी ले लो, 20,000 वाला फ्रिज। आप ये तो ना कहोगे मुझे टीवी पसंद है ज्यादा, मुझे फ्रिज ज्यादा पसंद है, आपको दोनों ही बराबर हैं। ऐसे समय पे आप कंफ्यूज हो जाओ, उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, तटस्थता वक्र, जहां पे वो सोच ना पाए कि यार ए वाला लें या बी वाला लें, दैट टाइम जो कर्व बनेगा इकोनॉमिक्स में द कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। बोलो समझ में आया? दी गई आय, आय का मतलब यहां पे बजट से है, आपके बजट से। बोलो क्लियर है क्या? अब दोस्तों मुझसे अगर कोई पूछेगा कि गुरुजी फिर वो बंदा ए लेगा या बी लेगा, तो मैं कहूंगा दोस्तों कि यहां पर हम क्या करते हैं, एक बजट लाइन बनाते हैं। दोस्तों ये इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट लाइन। बेटा ये मेरा कोर पार्ट है, जो मैं इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ाता हूं वो तो दोस्तों बच्चों वाली इकोनॉमिक्स है, वो एरे गहरे नत्थु खेरे बाजार में सब पढ़ा रहे, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोस्तों सब पढ़ा रहे। लेकिन ये सिर्फ वो पढ़ा सकता है जिसकी एकेडमिक्स में इकोनॉमिक्स रही हो। दोस्तों आप समझते हैं और बहुत मैच्योर हैं कि जो कोचिंग संस्थान में टीचर होते हैं वो कौन होते हैं, कि शुरुआती दौर में तुम्हारी तरह वहां बैठते हैं और बाद में वो यहाँ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तमाम शिक्षकों को तमाम विषय आते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में अंधेरा आ चुका होता है, क्योंकि भाई वहां, क्योंकि यहाँ कोई आना नहीं जाता। मतलब अगर मैं 1 लाख बच्चों का सर्वे कराऊं और कहूं कि कोचिंग सेंटर में टीचर किसको बनना है, मैं अपनी खुद की दोनों औलादों को नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब है दोस्तों ये बिल्कुल बकवास करियर है, बिल्कुल अनवांटेड करियर है, अननीडेड है। अभी किसी ने सपने में भी देखता है कि मैं कोचिंग में टीचर बन जाऊं। दोस्तों अगर ऐसा कोई करियर होता है तो दोस्तों मेरी शादी 2021 की जगह 16 में हो जाती। क्या बताऊं तुम्हें विद्या माता कसम, 5 साल लगे लड़की ढूंढने में, मिली नहीं रही थी भाई। बोलो जी यस, मिली नहीं रही, क्योंकि दोस्तों कई सारे रिश्ते वाले आते थे, कहते थे
पापा से पूछते थे क्या करता तुम्हारा मौला, तो पापा कहते दिल्ली में है, कहते करता क्या है, तो बोलते पापा कोचिंग में है, तो ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, राइट। और ऐसे लोगों को अपनी लड़की देना नहीं जाता, बोलो जी यस, क्योंकि तो बेरोजगारी वालों का पैसा है तो दोस्तों, मतलब ये तो ऐसे कोचिंग के टीचर तो बेरोजगारी माने जाते हैं। और फिर उसे वो सोचते हैं ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, उसे क्या पता इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कोचिंग में इतना पैसा कमाता है। फिर दूसरा राउंड में सवाल पूछते हैं, अरे ये तो पैसा मिलता कितना है, हर कोई पूछेगा ना पैसा मिलता कितना, तो पापा बताते इतने लाख रुपए, तो वो सोचता तो नहीं मिला क्या, बोलो समझ में है, क्योंकि भैया हमारे झांसी वासी में तो कोई जानता भी नहीं कोचिंग में इतना पैसा मिलता, मतलब ट्यूशन में 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा भाई, बोलो जी यस, किसी ने मोड़ी नहीं दी दोस्तों मुझे, और क्या ही बताएं, नहीं तो आज मेरे दो नहीं कम से कम 5-6 बच्चे तो होते यार, समझ में आया क्या है, क्या कर पाए भाई साहब ऐसे। चलो खैर इसे देखो तो दोस्तों, ऐसा होता है ना, जितनी भी स्टोरी होती है रियल स्टोरी है भाई साहब। 2016 में सच में ढूंढना शुरू किया था लड़की, लेकिन मिली 2021 में। एक जना फंस गया बेचारे गरीब से आदमी, होने लगा दे दो है, तो जैसा ही मिला होने लगा कि, वरना कई सारी लड़कियों को, लड़की वालों को, लड़कियों को मैं पसंद आता था, लेकिन उनके घर वालों को पसंद नहीं आता था, वरना भैया करियर बेकार लड़केगा। तो इसे भाई ये चीजें कौन पढ़ा पाएगा, जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा हो, जिसने कोर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो। तो दोस्तों देखो ये एक बजट लाइन होती है, मैं इसका नाम दे देता हूं PQ, नाम देता हूं PQ। तो दोस्तों अब क्या होगा कि बजट लाइन, एवरीवन ऑन द बोर्ड, बजट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, द कंज्यूमर विल टेक द बाइंग डिसीजन एट दैट पॉइंट। जहां पे इंटरसेक्ट करती है तो कंज्यूमर अपनी मम्मी के पास जब तुम जाओगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें चांटा नहीं मारेंगी, कहेंगी वाह मेरे लाल क्या काम करके लाया है। और दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर वो उतने ही एप्पल ले जाएगा और उतने ही मैंगोज, बोलो जय हो। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। मुझे लगता है सबको ये समझ में तो आ गया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, बहुत शानदार इकोनॉमिक्स आती है दोस्तों मुझे, और इसके अलावा कुछ और आता नहीं है। बस अगर हम बात करें कि तटस्थता, या मैं इंग्लिश में लिख दूं क्या, इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं, ये एग्जाम में पूछते हैं, इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं। सही है दोस्तों, ये पेपर का सवाल है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये सब नहीं आएगा जो भी पढ़ा रहे थे, ये सब नहीं आएगा, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, जहां से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन यहां से बनता है, इसको गौर से समझना। पहली विशेषता, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इंग्लिश में लिखा समझ में सब जाएगा, चिंता नहीं करना है ना, क्योंकि तुम लोगों को पेपर में लिखना तो नहीं होगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब शून्य बिंदु से, लो बिना पैसे लिखे मन भी नहीं मानता मेरा दोस्तों, शून्य बिंदु से, लुक एट दिस कॉल्ड शून्य बिंदु, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं बता रहे कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसा है, एवरीवन ऑन द बोर्ड ऐसा है दोस्तों। मैं कहता हूं ये शून्य बिंदु से कॉन्वेक्स है, दिस कॉल्ड उत्तल होता है। कोई समस्या, पक्का, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्वेक्स। सही है ना। अगर हम बात करें कि मुझे दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनाना हो, तो ऐसा बनेगा, दिस कॉल्ड IC1, दिस कॉल्ड IC2। ये अपने अलग-अलग इंडिफरेंस कर्व हैं, बोलो जी क्लियर। दोस्तों देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, विशेषता, सेकंड विशेषता ये निकल के आती है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में एक दूसरे को दोस्तों इंटरसेक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, काटना, प्रति, ये वाला होगा क्या, ये प्रति, अच्छा ठीक है, प्रतिच्छेद, वाह प्रतिच्छेद नहीं, ठीक है यार, लो प्रतिच्छेद ऐसे, अब सही है, परफेक्ट, थैंक यू दोस्तों, नहीं करते हैं। कोई समस्या क्या दोस्तों, ये दो इंडिफरेंस कर्व किसी को आपस में काट रहे हैं ना। तीसरा दोस्तों, तीसरी प्रॉपर्टी, गौर से देखना कितना आनंद दूंगा, इसी में देखना दोस्तों, जो ये है एक IC, ये IC1 IC2, आप ध्यान से देखते जाना बोर्ड पर। IC1 में आप इस वाले को पकड़ते हैं, 20 आप 5 एप्पल के साथ 20 मैंगोज, सही है। IC1 में अगर हम जाते हैं, लुक एट दिस एवरीवन, IC1 में जाते हैं तो इन्हीं 20 मैंगो के साथ IC1 मुझे क्या दे रहा है, सारे लोग देखो, इन्हीं 5 मैंगोज के साथ IC1 मुझे क्या दे रहा है, तो IC1 मुझे दे रहा है दोस्तों 5, 6, 7, 8, 9, 10 दे रहा है 10 दोस्तों। जो IC1 है ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मान लो ABC पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लेता हूँ 10 एप्पल और 20 मैंगो। तो बताओ ज्यादा संतुष्टि कौन दे रहा, IC1 है, ऑनलाइन ज्यादा संतुष्टि कौन दे रहा है, हाथ ऊपर करो, समझ पाया नहीं, दैट्स इट दोस्तों। जितने ऊंचा उदासीनता वक्र होगा, तटस्थता वक्र, उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, बोलो समझ गए दोस्तों। पहला पॉइंट था यह है दोस्तों, शून्य बिंदु से उत्तल होता है, ये कभी किसी को काटते नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, समानांतर होते हैं, बोलो जी सुनो, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, बोलो जी। और जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होगा उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, ठीक गए, दैट्स ऑल दोस्तों। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिमांड सप्लाई मार्केट, वो हम कल कर लेंगे, कल की क्लास। लेकिन रुको, मैं एक काम, ये आपको मिल जाएगा अपलोडेड, सब आ जाएगा आज दोस्तों। एक काम करना है सब लोगों को कल की क्लास से पहले आने से पहले, और काम ये करना है कि एक बार आज मेरे कहने से कुछ पढ़ के आना है आपको दोस्तों। डिमांड सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कॉपी में लिख लें आप दोस्तों, ये काम कल पढ़ के आइएगा, सो दैट आपको क्या फायदा होगा, देखो मैं बताता हूँ। फायदा क्या होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उत्तम दर्जे का समझ में आएगा, क्या बात समझ पाएंगे नहीं। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आखिरी क्लास हम बहुत हल्की सी लेंगे, हल्की जब लगेगी आपको, जब आप पहले से पढ़ के आए होंगे। मैं बताता हूँ मांग का नियम, आपूर्ति का नियम, और साथ में आप पढ़ के आएंगे मांग की लोच और आपूर्ति की लोच, बस ये पढ़ के आना। और एक काम और देता हूं, मांग के नियम का अपवाद, ये 5 चीजें मैं आपको दे रहा हूं कल के लिए, प्लीज पढ़ के आइए, प्लीज, थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट है, बोलो जी क्लियर, नहीं तो आपको बहुत हैवी टॉपिक लगेगा। तो मैं चाहता हूं हैवी ना लगे, तो एक बार 1 घंटे टाइम दो, मांग का नियम, आपूर्ति का नियम, मांग की लोच, आपूर्ति की लोच, और मांग का नियम का अपवाद, मांग के नियम के अपवाद, सही है। तो हम इन विषयों को कल देखेंगे, और मार्केट पढ़ेंगे, मोनोपोली, डुओपोली, आपने देखा होगा, एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा बाजार, ऐसे आए आपके एग्जाम में, तो अपन कल बाजार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाजार पढ़ेंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम ये काम करके लाना, बोलो लाओगे क्या, सो दैट हम कल आखिरी क्लास करेंगे। और हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया ऑलमोस्ट, आप देखो इंट्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल मार्केट, मनी, बैंकिंग, बोलो जी यस, नेशनल इनकम, HDI वगैरह, और आप सोच रहे होंगे जिस ऑर्डर से मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ाया मैंने, उसी ऑर्डर में। देन प्लानिंग सिस्टम, देन पॉवर्टी, देन अनएम्प्लॉयमेंट, देन बजट, देन टैक्सेशन, देन फॉरेन ट्रेड, देन दोस्तों आप लोगों को सेंसस ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस, एंड दोस्तों आज यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। इतना आपकी क्लास में माल है, नोट्स में माल है, बोलो यस। कल दोस्तों डिमांड सप्लाई मार्केट, ये 3 टॉपिक कल करेंगे। हैव अ नाइस वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।
थैंक यू सो मच।